हो गया लाइव? शहीरा चेक करें लाइव है हम लोग, बिकॉज यहाँ से मैंने शेयर कर दिया। Yes, Alina, we are live. Just 1 second. Guys, give me some time. Zoom को कुछ। अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसी हैं आप? हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाई कैसी हैं? अच्छा, प्लीज वी आर गोइंग लाइव इन नेक्स्ट फ्यू सेकेंड्स, और प्लीज सारे अपने माइक को म्यूट कर लीजिएगा। प्लीज माइक्स को म्यूट कर ले सब। Okay, guys, we have compiled something for you. I hope so. You're going to like it. I like it. Yeah, I love it. Assalamu alaikum, everyone. My name is Zalina.
आई एम सॉरी, मैं थोड़ी सी इमोशनल हो रही हूँ ये सब देख के। आज फिर हमारे साथ बहुत ज्यादा अमेजिंग मदर्स हैं, और वही बात है कि जब इन मदर्स को, जितनी मॉम्स को आप बुलाओगे, उतना ज्यादा यू गेट टू लर्न अबाउट देयर लाइफ, देयर जर्नी, एंड ऐसी बहुत सारी स्टोरीज आपको सुनने को मिलती हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं आप उनसे रिलेट कर सकते हो। हमारे बीच में आज कुछ ऐसी मदर्स भी हैं जिनके एक से ज्यादा भी बच्चे ऐसे हैं जो डिफरेंट एबिलिटीज के साथ हैं, लेकिन उन मदर्स के अंदर मैंने इतनी स्ट्रेंथ, इतनी कन्विक्शन, डिवोशन देखी है कि दैट ट्रूली अमेजेस मी। अक्सर हमारे बच्चों के बारे में एक बहुत नेगेटिव सा इम्पैक्ट दिया जाता है सोसाइटी के अंदर कि हमारे जो बच्चे हैं दे कैन नॉट डू एनीथिंग इन देयर लाइफ, शायद उनमें वो एबिलिटीज नहीं है। तो आज के हमारे वेबिनार का मकसद ही ये है कि हम तमाम ऐसी जो डिफरेंट एक्सेप्शनल एबिलिटीज है हमारे बच्चों की, वो दुनिया के सामने लेके आए, उनको उनके बारे में बताएं कि हमारे बच्चे क्या कर सकते हैं। और कई दफा ऐसे होता है जब आप नेगेटिविटी एक चीज के बारे में बार बार पॉइंट ऑफ करते जाते हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा आता है कि हमारे बच्चों को शायद उस तरीके से सोसाइटी में ना तो इंक्लूड किया जा रहा है, ना उनका हक दिया जा रहा है। तो आज हम अपने बच्चों के हक के बारे में बात करेंगे। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि हम क्या ऐसे कर सकते हैं, ऐसे क्या काम किए जा सकते हैं कि हमारे सोसाइटी के अंदर हमारे बच्चों को इंक्लूड किया जाए, उन्हें एजुकेशन मिले, और जो प्री कंसीव से एक नोशंस है हमारे बच्चों को लेके उनको कैसे बदला जाए, गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए इस तमाम सिनेरियोज में। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारी जो इतनी अमेजिंग मदर्स है जिनकी इतनी एक जर्नी गुजर चुकी है, वो अपने एक्सपीरियंसेस से आई एम श्योर कुछ ऐसे जो न्यूली डायग्नोज पेरेंट्स हैं उनको भी कुछ ना कुछ गाइड करेंगी। और आई एम श्योर आज का जो हमारा सेशन है इट्स गोइंग टू बी पावर पैक्ड। So with that note, I'm going to call upon Dr. Anika Suhail. She is an amazing human being. She is always so kind, so gentle, and such a devoted mother. और उनसे मुझे हमेशा बहुत कुछ सीखने को मिलता है। She is the founder of Help Autism Pakistan. और with that, I want to call upon Dr. Anika. Please unmute करें अपने mic को and say something about your journey and share your thoughts on our today's webinar. Thank you very much. अस्सलामुअलैकुम अलाइना, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना ऑनर दिया। बट फ्रेंकली स्पीकिंग मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि आप जो कर रही हैं वो हम में से कोई भी नहीं कर रहा। और ये एक अजीब ही प्लेटफॉर्म है जहाँ हर बंदे को हर चीज मिल जाती है। मुझे भी बहुत कुछ मिलता है, जिस चीज में मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस होता है वो मुझे आपके प्लेटफॉर्म से मिल जाता है। और ऐसी ऐसी नई नई ट्रेनिंग्स और वर्कशॉप्स भी सब कुछ आता है कि आई कैन नॉट इमेजिन कि यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। एंड रिगार्डिंग ये कि मेरे बच्चे के मतलब आज हम जो आपकी जो प्लेटफॉर्म है उस पे मैंने आपका लास्ट भी सेशन सुना। ऑलमोस्ट सारे पेरेंट्स की एक ही तरह की जर्नीज होती है ऑटिज्म के बच्चों की, और बहुत ज्यादा हार्ड वर्क और बहुत ज्यादा माँ मिशन के साथ काम करती है, और फिर वो एक एट द एंड वो चीजें अचीव होती चली जाती हैं। पहली बात तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि जैसे ऑटिज्म के बच्चों को एक दूसरे के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते, इस तरह ऑटिज्म के बच्चों की माएँ भी कम या ज्यादा नहीं होती या कोई सुपर या वो नहीं होती। मेरा ख्याल है कि माँ तो माँ ही होती है, और मैं अपने आप को ना कोई सुपर मॉम नहीं समझती, मैं भी एक आम सी माँ, और माएँ मुझे लगता है सारी ऐसी होती हैं। और सब माएँ बहुत ज्यादा अपनी हिम्मत से ज्यादा काम कर रही है। और यहाँ पे आ जाता है कि कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी बातें जो हम अपने एक्सपीरियंस में सीखते हैं इन बच्चों के साथ, और वहां पे यहाँ हमें वो चीजें शेयर करनी चाहिए। जैसे मैं अपने बेटे की जर्नी में मैं आपसे ये शेयर करना चाहूंगी कि जैसे मेरे बेटे की जर्नी में जो चीजें लोगों को उसकी वीकनेस नजर आती थी वो मुझे उसकी स्ट्रेंथ नजर आई। लेकिन थोड़ी सी स्ट्रेस की बात यह है कि इनिशियल ईयर्स में जब हम माँ बाप को इतनी गाइडेंस नहीं होती और हम आम पेरेंट्स की तरह इनिशियल ईयर्स में वंडर करते हैं तो हमसे बहुत सारी चीजें मिस भी हो जाती हैं, हम लेट भी हो जाते हैं। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, मैं सिर्फ ये कहूंगी जो ऑटिज्म के बच्चों की वीकनेसेस होती हैं, जो लोगों को वीकनेस या बिहेवियर्स नजर आ रहे होते हैं, जैसे बच्चे बहुत रन करते हैं,
और बैठते नहीं है, तो एक्सेसिव रनिंग उनके लिए उनका एक वीक पॉइंट है कि वो बैठ नहीं सकता। इस तरह कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा नंबर्स के साथ खेलते हैं, कुछ अल्फाबेट्स के साथ चलते हैं, कुछ बहुत ज्यादा फिंगर स्टिमिंग करते हैं, या जो भी हमें उनकी कुछ कलर्स को बहुत लाइक करते हैं। एक्चुअली ये उनकी स्ट्रेंथ्स हैं। मेरे बेटे की जो स्ट्रेंथ्स थी वो इससे मिलती जुलती थी। वो बहुत ज्यादा खाने पीने का शौकीन था और उसके अलावा उसको ईटिंग बहुत ज्यादा, इसलिए हमने ना शुरू से उसको ये जो किचन स्किल्स थी ना, हमने जैसे ही वो थोड़ा सा अप्रोप्रिएटली एज अप्रोप्रिएट हुआ, हमने किचन स्किल्स उसको इंट्रोड्यूस करनी शुरू की। ही लव्स किचन स्किल्स। तो ये जो बात है कि वो माशाल्लाह वो हमें चाय भी बना लेता है, सैंडविच भी बना लेता है, सैलेड्स बना लेता है, बहुत सारे हमारे साथ चॉकलेट चिप कुकीज बना लेता है, और बड़ी चीजें ऐसी है, पिज्जा हमारे साथ बेक कर लेता है, केक बनाने में हमारी हेल्प करता है। ये वो चीजें ऐसी हैं जो उसकी स्किल्स हैं। इसी तरह उसको फिंगर स्टिमिंग थी बहुत ज्यादा, तो शुरू से हमने उसकी जो फाइन मोटर एक्टिविटीज थी, जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन थी, उनको हमने इन्वॉल्व किया। तो माशाल्लाह वो पीढ़ी बना लेते हैं 15 मिनट के अंदर, जैसे स्टूल, जैसे एक जो बाजार से पीढ़ियां मिलती हैं वो बना लेता है। इसी तरह वो ब्रेसलेट्स बना लेता है। फिंगर स्टिमिंग को डील करने के लिए उसको म्यूजिक के इंटरेस्ट को हमने लिया, और वो ये जो ड्रम और जो तबला है उसका बहुत अच्छा बजा लेता है। उसको बाउंस करने की बहुत ज्यादा आदत थी, अब वो बास्केटबॉल बहुत अच्छी खेलता है। तो इसी तरह आप जब जो चाहें आप उन वीकनेसेस को उनकी स्ट्रेंथ समझते हुए उनको वो कर सकते हैं। दूसरे मैंने जो चीज ऑब्जर्व की है अपने पूरे करियर में, वो मुझे कुछ चीजें तो बहुत लेट आके पता चली, और मेरा दिल करता है कि वो कुछ मतलब वो पेरेंट्स को बहुत पहले पता होनी चाहिए। एक, बच्चों के साथ हमेशा एज अप्रोप्रिएट टॉक करें, एज अप्रोप्रिएट बुक्स पढ़ें, और एज अप्रोप्रिएट प्ले करें। और जितनी भी लर्निंग है वो बहुत नेचुरल एनवायरनमेंट में, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ही प्ले बेस्ड माहौल में करनी चाहिए। दूसरी बात ये कि ये जो बच्चे हैं उनकी जो टिपिकल टीचिंग है ना, ABA बेस्ड के फर्स्ट एंड देन उसके बाद इफ यू विल डू A देन यू विल गो टू B एंड देन यू विल गेट द C। देखें, तो हम ना सब कुछ कर रहे होते हैं और हम इसके रूट कॉज भूल रहे होते हैं ऑटिज्म की। वो क्या है? वो कम्युनिकेशन इश्यूज हैं, वो सोशल इंटरेक्शन है, और एट द एंड वो जो उनकी स्पीच और लैंग्वेज और ये चीजें आ जाती है। जो बच्चे नहीं बोलते उनके, वो अगर कम्युनिकेट करते हैं तो उसके भी मार्क्स है। एक्चुअली कम्युनिकेशन की वैल्यू है। और जब हम इन बच्चों के साथ टीच करें तो ये टीचिंग कहाँ पे आके और क्यों फेल होती है कि हम इन बच्चों के साथ ना टिपिकल टीचर्स बन जाते हैं। हम उनके टिपिकल रोबोटिक फैशन में चलना शुरू हो जाते हैं। जब तक हमें अपने बच्चों के साथ एक इमोशनल ट्रस्ट बिल्ड ऑन नहीं होएगा ना, हमारे बच्चे हमारे पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, उन्हें हम पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा, और हमें ना सिर्फ अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बल्कि अपने बच्चों के कॉन्फिडेंस के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, थिंग्स आगे नहीं बढ़े। यहीं से कम्युनिकेशन का स्टार्टअप होता है। और मैंने अपने करियर के, अपने बेटे को जो 16 साल में लगा हुआ है, अपने 16 साल में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यही सीखी है कि बच्चे को अंडरस्टैंड करें, बच्चे को कम्युनिकेट करें, बच्चे का इमोशनल ट्रस्ट बिल्ड ऑन करें, एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज को लेके चलें, और उसके साथ सोशली इंटरेक्ट करें, और उसकी कम्युनिकेशन को मार्क्स दें। बाकी ये कि जब बच्चे इन चीजों को, ये जो शुरू वाला पार्ट है, हम जो अचीव नहीं करते, फिर ही बच्चों के बिहेवियर सामने आते हैं। दूसरे मैं ये कहूंगी कि सिबलिंग्स का बहुत ज्यादा रोल है, और सिबलिंग्स का इतना ज्यादा रोल है कि आई वुड सजेस्ट के सिबलिंग्स जो है ना सिर्फ बच्चों के लिए बेस्ट टूल्स हैं जो उनके लिए काम डाउन एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। सिबलिंग्स पास हो तो ऑटिज्म के बच्चे बड़े पीसफुल रहते हैं, उनको एक हौसला और कॉन्फिडेंस होता है। सिबलिंग्स बेस्ट कम्युनिकेशन पार्टनर्स होते हैं, सिबलिंग बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, सिबलिंग बेस्ट टीचर्स होते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हमारी एनर्जी सबसे ज्यादा कंज्यूम ये ऑटिज्म के बच्चे कर रहे होते हैं, और पहले दिन से सिबलिंग्स इग्नोर हो रहे होते हैं, मिस हो रहे होते हैं। किसी को भी नहीं पता होता कि पहले दिन से बच्चा देख रहा होता है, छोटा अदर सिबलिंग जो भी साथ हो, कि सारे टॉयज इसके लिए, सारे टीचर्स इसके लिए, सारी टेंशन इसके लिए, सारा गुस्सा इसकी वजह से है, सब कुछ इसकी वजह से। एट द एंड हमें समझ ही नहीं लगता कि बहुत छोटी उम्र से हमारे जो सिबलिंग्स हैं उनके अंदर एंजाइटी इश्यूज डेवलप होना शुरू होते हैं। आपको यकीन नहीं आएगा कि
I don't know the exact percentage, but 8 to 9% of the siblings of AST kids are going to develop anxiety disorders, including OCDs. आज तो हमें ये चीज इतनी माइनर परसेंटेज लग रही है, लेकिन ये परसेंटेज 4% से 9% पे आ गई है 2-3 सालों के अंदर। तो क्या कितनी खतरनाक बात है ये कि हमारे जो बच्चे हैं छोटे 5-5 साल का सिबलिंग्स एक टीन एजर AST किड्स को माँ बाप के साथ टॉयलेट ट्रेनिंग में हेल्प करा रहा होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि हम आपके प्लेटफॉर्म को भी यूज करें और वैसे भी हम सिबलिंग्स को बहुत आगे लेके जाएं, ना सिर्फ सिबलिंग्स को सिबलिंग्स का एक्सपोजर्स दें बल्कि उनके लिए भी एक्टिविटीज अरेंज करें, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाएं और उनको बहुत गुड एप्रिसिएशन काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म पे आगे लेकर जाएं। इसके अलावा मैं ये कहूंगी कि एडिबल्स और उसकी बजाय रीइंफोर्सर्स क्रिएट करने की बजाय, माना कि वो टीचिंग की जरूरत है, करना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड टीचिंग भी करनी चाहिए, लेकिन बेहतर हो हम अपने बच्चों के रीइंफोर्सर्स खुद बने। और रह गई पेरेंट एम्पावरमेंट की बात, तो पेरेंट एम्पावरमेंट तो बहुत जरूरी है, उसके बगैर तो काम ही नहीं होना, पेरेंट एजुकेशन के बगैर। लेकिन इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको ये मैसेज भी देना चाहूंगी कि मैंने अपनी सारी जिंदगी में सीखा कि एक पेरेंट जितना मर्जी एजुकेट हो जाए, जो मर्जी कर, ना वो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट बन सकता है, ना वो ऑटिशियन बन सकता है, ना ही वो ABA थेरेपिस्ट बन सकता है। एट द एंड हम हर चीज को ग्रिप नहीं कर सकते, हमें कुछ चीजें ट्रस्ट करते हुए लोगों पर उनको कॉन्फिडेंस मिले थे, अपने बच्चों की थेरेपीज करवा लेनी चाहिए जो उनकी जरूरत है, और हर चीज में हम एक्सपर्ट नहीं होते। दूसरे एज अ डॉक्टर मैं ये जब लोगों से मिलती हूँ तो मुझसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि ये कब ठीक होगा, और ये कि इसका प्रोग्नोसिस क्या है, और ये कब ठीक होगा। हम तो अपने बच्चों के लिए भी कमेंट नहीं कर सकते, तो नई डायग्नोसिस होने वाले जो माँ बाप हैं उनके लिए एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है उनके लिए कि उनकी अवेयरनेस में उनको शुरू से कुछ ऐसी चीजें काउंसिल की जाए जो उनको होप्स भी दें, लेकिन एट द सेम टाइम उनको वो जो कहते हैं ना पाथवे ऑफ रिकवरी या उसकी एक स्पीड ऑफ रिकवरी, उस पर भी थोड़ी सी उनके लेक्चर्स होने चाहिए। बाकी मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक बहुत गुड न्यूज देना चाहूंगी। शुगुफ्ता भी इसी प्लेटफॉर्म पर हैं, जुनेरा भी हैं, ये सब लोग हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से वी हैव टेकन अ स्टार्ट ऑफ अ प्रोग्राम that is basically kind of educational project. It's a kind of teacher trainer program. इसमें हम कुछ चीजें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें हम कुछ इंडेक्स केसेस भी ले रहे हैं, हमने लिए हैं, और इसी प्लेटफॉर्म से हम इंशाल्लाह अप्रैल में ही, इसी मंथ में आफ्टर अ वीक और सो इंशाल्लाह आप लोगों के प्लेटफॉर्म पे हम 2 चीजें अनाउंस करने जा रहे हैं, बल्कि 3 चीजें। एक, हम कंप्यूटर स्किल्स ट्रेनिंग कोर्स शुरू कराने जा रहे हैं लेवल 1, वो वीकेंड बेस्ड होगा और ये 3 मंथ्स का ये कोर्स है। इसी तरह हम म्यूजिक स्किल जो ऑटिज्म की ABA बेस्ड है उसकी ट्रेनिंग उसको शुरू कराने जा रहे हैं, वो भी एक वीकेंड बेस्ड प्रोग्राम है। इसके अलावा वोकेशनल और फंक्शनल किचन स्किल्स को भी हम वीकेंड बेस्ड शुरू कराने जा रहे हैं। और इसी मंथ में इंशाल्लाह UHS की तरफ से UHS एफिलिएटेड हमारा फर्स्ट सर्टिफिकेट कोर्स अनाउंस होने जा रहा है, जिसमें पेरेंट्स को हमने प्रायोरिटी दी और पेरेंट एम्पावरमेंट की तरफ वो एक फर्स्ट स्टेप होगा। बाकी ये कि जो और थेरेपीज है ना ABA के अलावा, ये फैसिलिटेटेड कम्युनिकेशन की, ये टीच की, प्ले बेस्ड जो हमारी है, उनकी बहुत वैल्यू है उन सब चीजों की भी। तो हर वो चीज जो बच्चे के कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करे, उसके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करे, तो आप उस चीज को उस थेरेपी में जरूर कोई जान है। और जो चीजें हमें इस बच्चे को ऐसे बनाए कि 4 घंटे तो बच्चा सुकून से बैठ जाए और 4 घंटे के बाद ऊपर नीचे चला के मारता है, काबू ना आए, तो कहीं ना कोई गड़बड़ है। उस बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस दें कि जबरदस्ती बैठने की बजाय वो खुशी से प्यार से बैठे। और आप खुश होंगे ये सुन के कि इस मंथ में हमने जो बच्चे एनरोल किए अपने इस टीचिंग प्रोजेक्ट में, उसमें 50% बच्चे हमारे बोल पड़े और 50% बच्चे हमारे नॉर्मल स्कूल में जाने के काबिल हुए। और जो बाकी बच्चे हैं उनको भी हम इस तरह की स्ट्रेटजीज पे काम कर रहे हैं जहाँ पे उनके साथ फैसिलिटेटर हो, उनके साथ सुपरवाइजर हो, उनके साथ एक वो जो कहते हैं ना कम्युनिकेशन ग्राउंड्स बहुत स्ट्रांग हो।
और उसके कॉन्फिडेंस को बच्चे के बिल्ड करते हुए उसकी कम्युनिकेशन को हम अप्रिशिएट करें। ये मेरे बेटे के साथ मैंने अपने बेटे से सीखा, और शुरू करने की वजह ये थी कि वी लॉस्ट आवर पेरेंट्स इन कोरोना और हार्डली 2.5 months बैक। तो आई विश ऑल पेरेंट्स ऑल द बेस्ट। हेल्प ऑटिज्म पाकिस्तान एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, और ये जो हेल्प चाइल्ड केयर क्लिनिक है ये इसी की कड़ी है। और आप सबकी पेरेंट्स ही हम एक दूसरे की सपोर्ट हैं। और मैं फिर अलाइना को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि शी इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। और हम मैं तो अपने आप को सुपर मॉम नहीं समझती, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों की एक कर्टसी, प्यार और मोहब्बत है जिसकी वजह से मैं यहाँ बैठी हूँ। बहुत शुक्रिया। Thank you so much, Dr. Anika, for your kind words. On this note, I want to call upon Nazia Adnan. Please share your thoughts. जो Dr. Anika ने जैसे बात की कि इमोशनल ट्रस्ट बिल्ड करना अपने बच्चों में, कॉन्फिडेंस डेवलप करना अपने बच्चे में, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. And you being an entrepreneur yourself, how do you deal with that? Nazia Adnan, please unmute your mic. अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब लोग यहाँ बिल्कुल ठीक है, एंड थैंक यू सो मच इसके लिए कि आपने मुझे यहाँ पर कंसिडर किया आने के लिए। अलीना, लेट मी टेल यू, आई गेस के हम लोग पहले इस चीज़ के लिए बात कर चुके हैं। आपका फर्स्ट सेशन जो था कि ऑटिज्म एंड ऑटिज्म से रिलेटेड इश्यूज, बट मैं थोड़ा सा अपना जर्नी शेयर करना चाहूँगी। आई बिलीव यहाँ पे जितनी मदर्स हैं, मैं बिल्कुल इंडोर्स करूँगी डॉक्टर सना की इस बात को कि मैं बिल्कुल भी अपने आप को सुपर मॉम नहीं कंसिडर करती, as I know so many wonderful mothers who are doing wonderful job without knowing anything and just with belief. That's it. And secondly, जब मेरी बेटी को डायग्नोज हुआ था उस टाइम पे मेरे लिए उसके फर्दर इश्यूज जो थे वो ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। She was born with retinal derangement, एक विजन का इशू होता है, and till now she is mashallah 14, but till now अभी उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है so far. So Aisha was my third child. My firstborn was osteogenesis imperfecta, उसका प्रॉब्लम था, and he didn't survive. So जब आयशा का प्रॉब्लम मैंने जब देखा आफ्टर 1 week के she is not following light, and to be very honest, किसी भी बच्चे का वो नॉर्मल बच्चा हो या वो बच्चा स्पेशल नीड केयर हो, जो सबसे बड़ा उसका थेरेपिस्ट होता है, व्हाट आई बिलीव उसकी माँ होती है, क्योंकि उसको आइडिया हो जाता है विद अ वेरी फ्यू मिनट्स के देयर इज समथिंग डिफरेंट विद माय चाइल्ड। एग्जैक्टली जो मेरे साथ हुआ, विद 1 week आई रियलाइज्ड कि आयशा के साथ कुछ इश्यूज हैं, एंड उस टाइम पे इंस्टेड ऑफ थिंकिंग के है या नहीं है, मैंने फौरन कांटेक्ट किया। लॉन्ग जर्नी शॉर्ट, आयशा के मल्टीपल इश्यूज रूल आउट हुए, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने आपको बताया रेटिनल डिरेंजमेंट और ग्लूकोमा, बहुत सिवियर उसका विजन के इश्यूज थे, एंड ग्रेजुअली उसके साथ फिर उसको रिफ्लक्स का इशू हुआ, फिर डिलेड माइलस्टोन्स हुए, ऑटिज्म उसके बाद आया, माइल्ड ऑटिज्म जब डायग्नोज हुआ। ऑलरेडी मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए उसके साथ फाइट कर रही थी, तो एट दैट टाइम मेरे लिए एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट रही और जो मेरे लिए स्ट्रेंथ बनी, वो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी बेटी का होना था। मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी भी चीज़ को फाइट कर सकते हैं अनलेस अनटिल हम उसको फेस करना चाहें। मुझे बस ये लगा कि अल्लाह ने मुझे ब्लेस किया है एक बच्चे के साथ, एंड आई शुड डू व्हाट आई कैन डू फॉर हर। एवरी डे मेरे लिए सिर्फ एक ये होता था कि मैं आज के दिन अपनी बच्ची के लिए क्या कर सकती हूँ। फॉर दैट मैटर मैं हर मदर को, एंड आई नो कि मुझे ये कहना नहीं चाहिए, बट आई बिलीव कि हर माँ यही करती है कि वो बिलीव रखती है सबसे पहले अपने आप पे। एंड एक सेकंड चीज जो है, जो हम लोग जस्ट बिकॉज ऑफ हमारा सिस्टम इस तरह का है सोसाइटी का, कि हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। मदर्स को थोड़ा टाइम लगता है इस बात को एक्सेप्ट करने में कि उसका बच्चा अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसी इश्यूज के साथ आया है जो रूल आउट हो सकते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे का मुल्क में ऑटिज्म को कंसिडर किया जाता है एक वो चीज जो सॉल्व नहीं हो सकता। ये बिल्कुल बेहतर हो सकता है, जिसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सबसे पहले माँ उसके साथ एक्सेप्ट करे कि मेरे बच्चे को प्रॉब्लम है,
उसके बाद वो ये देखे कि जो बच्चा उसके पास है उसकी स्ट्रेंथ क्या है। मैं बिल्कुल डॉक्टर सना को इंडोर्स करूंगी इस बात पे। हर बच्चा अपना ब्लेसिंग्स अपनी जो उसके साथ जो उसकी स्ट्रेंथ्स होती है उसको लेकर आता है। किसी बच्चे की डिफरेंट होती है, किसी की डिफरेंट होती है, बट कोई ना कोई स्ट्रेंथ्स उनके साथ होती है। वी जस्ट नीड टू, इंस्टेड ऑफ वरिंग कि हम क्या करेंगे, वी जस्ट नीड टू पुल आउट दी स्ट्रेंथ्स, जो मैंने किया अपनी बेटी के साथ। मैंने सबसे पहले जो मैं सब मदर्स को बोलती हूँ, जो लोग भी मुझसे बात करना चाहते हैं या उनको लगता है कि मेरा जर्नी उनका जर्नी थोड़ा इजी कर सकता है, कि आप अपने बच्चे की स्ट्रेंथ्स को समझें और उनको स्पॉट ऑन करें। इंस्टेड ऑफ कि बच्चा क्या नहीं कर रहा, आप ये देखिए कि बच्चा क्या कर रहा है और उसको पॉलिश करें और उसके ऊपर फोकस करें। सेकेंडली ये है कि इस पूरे जर्नी में आई नो सो मेनी डॉक्टर्स आर हियर एंड दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब, बट अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं, मैंने हमेशा अपनी बेटी के लिए अपनी गट फीलिंग को प्रायोरिटी दी। मुझे जब आयशा का डायग्नोज हुआ इसका रेटिनल डिरेंजमेंट, एंड ऑब्वियसली वो मेरे लिए एक अपसाइड डाउन था। एक हैप्पी गो मदर से एक अनसर्टन बम्पी जर्नी में मुझे जाना था। एंड मैंने अपने डॉक्टर से पूछा कि व्हाट शुड आई डू फॉर हर, क्योंकि अगर यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं है तो देयर मस्ट बी समथिंग, कुछ तो होगा इस बच्ची के लिए। एंड मैं हमेशा उनको रिगार्ड करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। उसके आई स्पेशलिस्ट ने मुझसे कहा कि सी देयर इज जस्ट वन होप, वो है, हमने मेरिकल्स देखे हैं होम्योपैथ में। ये मैं आपको बता रही हूँ आयशा का, कि जब इसका अर्ली उस पे था, एंड मुझे उन पे बिलीव था, मुझे एक गट फीलिंग थी कि व्हाटएवर ही इज सेइंग टू मी, ये डेफिनेटली इसके लिए हेल्प आउट करेगा। एक उस बिलीफ के साथ स्टेप बाय स्टेप में आगे आई, एंड अल्लाह का करम है, बहुत ज्यादा करम है। मुझे ऐसा लगता है कि आई गेस ये मेरी बेटी जो मेरे लिए ब्लेसिंग बनकर आई होम्योपैथ के साथ। मैंने उसका आई थिंक 2 मंथ्स में होम्योपैथ स्टार्ट कराया, एंड ग्रेजुअली हमने उसके अंदर इम्प्रूवमेंट देखा। इम्प्रूवमेंट इस सेंस में देखा कि एज यू नो कि बच्चे जो ऑटिस्टिक होते हैं उनके जो जितनी एक्टिविटीज होती हैं वो एक नॉर्मल बच्चे से थोड़ी स्लो होती है। एग्जैक्टली आयशा के साथ भी ऐसा था। उनका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके अपने फेयर्स होते हैं, लाइक्स होते हैं, डिसलाइक्स होते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा वो श्योरिटी रखते हैं, लाइक दे आर वेरी फर्म अबाउट इट। आयशा के साथ भी ऐसा ही था। बट एक तो उसके उस चीज को हाईलाइट किया कि जो उसकी स्ट्रेंथ्स है। आयशा को इनिशियली म्यूजिक से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, एंड वन मोर थिंग जो मैंने हमेशा उसके लिए प्लान किया कि मुझे इसको सोशल इंटरेक्शन कराना है। ऑटिस्टिक बच्चों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है पेरेंट्स का, कि उनको ऐसा लगता है कि हमें इनको, अगर हम इनको हाईलाइट करेंगे, इफ समबडी इज कमिंग एट आवर प्लेस, और अगर उनको ऐसा फील होगा कि जी यहाँ पे एक ऑटिस्टिक जेम है, तो मे बी पता नहीं वो क्या फील करेंगे। ये एक सोसाइटी का प्रेशर है, सोसाइटी का इन्फ्लुएंस है जो पेरेंट्स पे आता है। अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली सपोर्ट था बहुत अच्छा, जिससे मुझे ये वाला फीलर आने नहीं दिया। एंड आयशा को हम लोगों ने हमेशा सोशल इंटरेक्शन और उसकी सोशल कम्युनिकेशन पे फोकस किया। उससे क्या हुआ कि जो उसका माइल्ड ऑटिज्म के इश्यूज थे वो रूल आउट होना शुरू हुए। सेकेंडली मैं सबको एक बात कहती हूँ जो मैंने किया, कि मैंने हमेशा उसको और उससे रिलेटेड लोगों को, उसके सिबलिंग्स को, अपने नियर बाय सराउंडिंग में लोगों को ये चीज रियलाइज कराई कि मेरी बेटी मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर किसी के लिए मैं इम्पोर्टेंट हूँ तो उसको, मेरी बच्ची को भी इम्पोर्टेंस जैसी वो है, वो जहां स्टैंड कर रही है, उनको देनी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह इट वर्कड, एंड आयशा का फिर स्कूलिंग स्टार्ट हुआ, जिसके लिए एज यू नो हमारे पास एक बैरियर्स हैं, स्पेशल स्कूल्स एंड नॉर्मल स्कूल्स। समहाउ मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं अपनी बच्ची को स्पेशल स्कूल में भेजूंगी तो हाउ कैन शी इंटरेक्ट विद नॉर्मल किड्स एंड हाउ कैन शी लर्न। मैंने डे 1 से उसको एक नॉर्मल स्कूल में स्टार्ट कराया, जहां पर उसका जो लर्निंग था वो नॉर्मल बच्चों से बहुत स्लो था। एंड थैंक यू मैं आज उनको करना चाहूंगी, उस स्कूल की टीम को, जिन्होंने बहुत पेशेंस दिखाई आयशा के साथ। क्योंकि आपको पता है कि ऑटिस्टिक जेम्स जो होते हैं, थोड़ा सा उनका एग्रेशन लेवल थोड़ा ज्यादा होता है, उनका पैटर्न इतना
नॉर्मल नहीं होता जो हम एक नॉर्मल बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि जी आफ्टर 3 वो स्कूल जाएगा, वो ये करेगा। बट उन्होंने कोऑपरेट किया, मेरी बात को अंडरस्टैंड किया कि जब तक वो अपने साथ एक नॉर्मल बच्चे की एटीट्यूड को नहीं अंडरस्टैंड करेगा तो वो लर्न कैसे करे। मैं ये बिल्कुल इस बात को इंडोर्स करती हूँ कि बच्चों के लिए हम बच्चों को स्पेशल बच्चा कहते हैं, हम उनके लिए एक वर्ड रखा हुआ है स्पेशल, तो उनके लिए ट्रीटमेंट भी स्पेशल होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि जी स्पेशल है तो उसको एक सेपरेट प्लेस आप दें, उनको ट्राई करें मिंगल करने के लिए, उनको ये अपॉर्चुनिटी दें कि वो दूसरे बच्चों के साथ मिंगल करें, इंटरैक्ट करें, ताकि वो लर्न करें, उनको भी पता हो। खैर ये डिपेंड करता है कि आपका बच्चा की स्पेक्ट्रम क्या है। मैं अपनी बेटी के लिए, अपनी बेटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ। मेरी बेटी का माइल्ड था एंड अलोंग विद होम्योपैथ वो ग्रेजुअली बेटर हुआ। बट कोई मेडिसिन, कोई थेरेपी तब तक वर्कआउट नहीं करती जब तक बाकी एक पिरामिड होता है बच्चे के लिए, जिसमें पेरेंट्स, स्कूल एंड एनवायरनमेंट, ये तीनों चीजें होती है, एंड अलोंग विद ऑब्वियसली थेरेपीज। आप अगर अपने बच्चे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं और आप ये विश करते हैं कि आपका बच्चा अगर कोई डेफिशिएंसी उसके साथ है तो वो इम्प्रूव हो, उसके लिए जो बाकी पॉइंट्स हैं, जो बाकी कनेक्शंस हैं, वो भी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। आयशा बहुत लकी रही कि उसको ये सब अपॉर्चुनिटीज मिली। आई गेस ये सिर्फ अल्लाह का करम है, ये डेस्टिनी थी, इट वाज बाउंड टू हैपन। स्कूल बहुत अच्छा मिला, कोऑपरेशन रही, मेडिकल जो उसकी अपॉर्चुनिटीज जो हमें मिलती रही साथ साथ। होम्योपैथ मैं फिर इंडोर्स करूंगी कि मेरी बेटी में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, मैं उसका कंट्रीब्यूशन या उसका रिगार्ड खुद पे नहीं ले सकती अगर वो होम्योपैथ इसका बैकबोन ना बनता, वो ट्रीटमेंट इसका बैकबोन ना। बिल्कुल, थैंक यू सो मच नाजिया। आपने बड़ी अच्छी बातें की। एक तो जो इंटरनल हीलिंग, इट मैटर्स अ लॉट, बिकॉज हम हमेशा प्लेटफॉर्म पे कोशिश करते हैं पेरेंट्स को इस चीज के बारे में गाइड किया जाए कि जो बच्चे स्पेक्ट्रम पे होते हैं उनके, ठीक है, बिहेवियर तो इश्यूज आ रहे होते हैं, लेकिन बीच में बहुत सारे एक ऐसे अंडरलाइन कंडीशंस भी होते हैं जिनको आप चाहो तो अगर आप उनका ट्रीटमेंट करते हो तो बहुत बहुत ज्यादा स्पीडी रिकवरी होती है, बच्चे बहुत बेहतर हो जाते हैं। तो और दूसरी बात आपकी जो मुझे सबसे ज्यादा मजे की लगी, जो आपने स्कूल्स के आपने बताया ना कि जो इंक्लूजन करना और स्कूल की तरफ से सपोर्ट मिलना, दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, दिस इज समथिंग नॉट मेनी स्कूल्स आर डूइंग। और अगर ऐसे स्कूल्स आपको मिल जाते हैं तो ये आपके बच्चे के लिए बहुत ज्यादा बेहतरी है। एंड अलीना, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। मैं बहुत सी चीजों को अग्री नहीं करती और मैं उनको एक्सेप्ट नहीं करती, एंड वो मैंने डे 1 से अपनी बेटी के लिए नहीं किया था, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी समवन फॉर हर ऑल द टाइम, दैट इज रिसोर्स टीचर। मैंने बहुत सारा स्कूल्स के साथ उसके आयशा के लिए किया, जिसमें वो विलिंग होते थे आयशा को लेने के लिए अलोंग विद रिसोर्स टीचर, जो मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर एक बच्चा किसी डेफिशिएंसी के साथ है, इवन दो मेरी बेटी का विजन इशू था, वो बिल्कुल नहीं देख सकती थी, बट अगर मैं उसको यही एक सपोर्ट दूंगी कि देयर इज समवन ऑल द टाइम फॉर यू, तो फिर उसकी उसकी अपनी लर्निंग एबिलिटी या उसकी अपनी लर्निंग स्किल्स वो किस तरह पॉलिश की जाएंगी। एंड उसके लिए बहुत फाइट किया, और इस प्लेटफॉर्म से मैं चाहूंगी कि अगर इस प्लेटफॉर्म में एजुकेटर्स हैं तो वो इस बात को रियलाइज करें कि ये बच्चे मांगते हैं इंडिपेंडेंस अलोंग विद केयर। मैं अपनी बच्ची के साथ मेरे पास सपोर्ट था, बट वो सपोर्ट सिर्फ ये था कि वो सिर्फ लुक आफ्टर करती थी कि व्हाट इज शी डूइंग एंड वेयर इज शी गोइंग। बट इनिशियल चीजें आयशा को खुद मैनेज करने के लिए हमने कहा था कि बेटा यू हैव टू डू इट। इस पूरे प्रोसेस में बहुत इश्यूज रहे, बच्ची को लर्निंग में बहुत डिफिकल्टी हुई, बट वो लर्निंग डिफिकल्टी किसी भी नॉर्मल बच्चे को भी हो सकती है। आप देखिए, इट्स नॉट अबाउट ASD और एनी अदर स्पेशल नीड इश्यूज, इट्स अबाउट अ चाइल्ड। कोई भी बच्चा अगर किसी प्रॉब्लम के साथ होता है तो क्या हम उसको आइसोलेट कर देते हैं, क्या हम उसको नॉर्मल स्कूल के बच्चों से बिल्कुल एग्जीक्यूट कर देते हैं? हम उसी सिस्टम में रखते हैं और उनको रियलाइज कराते हैं कि ये आपकी स्ट्रेंथ्स है, ये आपकी वीकनेस। ये सारा कुछ ग्रेजुअली होता है, इसमें बहुत टाइम लगता है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट इसमें पेशेंस और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। एब्सोल्युटली, आई पेशेंस टोटली होनी एग्री चाहिए, विद यू। फ्रॉम एक्सेप्टेंस होनी चाहिए हमारी सोसाइटी से। मेरी बेटी को भी नॉर्मल स्कूल में बहुत प्रॉब्लम्स हुई, एज यू नो
बच्चे अंडरस्टैंड नहीं करते। और अगर मैं रिकॉल करूँ तो मेरी बेटी को बहुत बैड वर्ड्स भी सुनने को मिलते थे, जिसको मुझे बोलती थी कि मम्मा कि क्या आई लुकिंग लाइक अ भूत। तो मैं उसको हमेशा ही बोलती थी, एंड टिल नाउ शी नोज इट कि आयशा इज अ प्रिटीएस्ट गर्ल इन दिस वर्ल्ड। वो बिलीव, उसको ये लगता है, उसको बोलती थी कि बेटा आप सबसे ज्यादा प्रिटी हो, आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, इसके लिए लोग आपको नोटिस करते हैं। तो जस्ट इग्नोर इट, डू वट एवर यू वॉन्ट। Absolutely, I totally agree with you. On that thought, we have to move forward because we have some more parents in the line as well. तो इसमें मैं बिल्कुल नेक्स्ट जो हमारे पैनल पे हैं वो एक होम्योपैथी हैं, डॉक्टर इशरत। आई होप बिकॉज वो जिस सिटी में रहती हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा इतनी अवेयरनेस नहीं है, एंड शी इज पुलिंग इट एवरीथिंग हरसेल्फ। जिस तरीके से वो अवेयरनेस कर रही हैं, पेरेंट्स की हेल्प कर रही हैं, जैसे आपने भी बताया होम्योपैथी बहुत ज्यादा आपके बच्चे के लिए हेल्पफुल साबित हुई है। तो आई होप शी विल शेयर हर जर्नी एज वेल। डॉक्टर इशरत, इफ यू कैन अनम्यूट योर माइक प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। सबसे अस्सलाम पहले तो वालेकुम, मैं वेलकम। थैंक यू सो मच अलीना कि आपने मुझे मौका दिया, इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया। और सारी सुपर मॉम्स को मेरा बहुत बहुत सलाम है, जो देख रही हैं उनको भी बहुत सलाम। और अभी मैं सवाबी जिला, जो सवाबी है केपी के, वहाँ से मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। और जब मैं इन पेरेंट्स को सुन रही हूँ तो मुझे लग रहा है जैसे बहुत सारी चीजें रिलेट हो रही हैं, जैसे कुछ कुछ पॉइंट्स पे लगता है जैसे मेरी ही स्टोरी है। सो मेरी स्टोरी जो है वो थोड़ी सी लंबी इसलिए है कि मेरे 2 बच्चे स्पेक्ट्रम पे डायग्नोज हुए। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा बेटा अहियान जो है वो 9.5 इयर्स का है, और मेरी बेटी अभी 6 साल की हो जाएगी सितंबर में इंशाल्लाह। सो जो जर्नी थी वो मेरे बेटे से स्टार्ट हुई, बट मेरी बेटी जो है वो भी 3 इयर्स पे रिग्रेस हुई, वो भी डायग्नोज हुई ऑटिज्म पे। बट जो मेरा बेटा था वो that was not a regress case। शुरू से ही फ्रॉम द स्टार्ट डे आफ्टर बर्थ ही उसके साथ प्रॉब्लम्स शुरू हुई। 2 वीक्स हम हॉस्पिटल में रहे, और फिर उसके बाद वो कौन सी प्रॉब्लम, वो कौन सी बीमारी नहीं थी जो कि अहियान को नहीं थी। वर्टिकल नाइस्टैग्मस, डेवलपमेंटल डिलेज, सीजर्स, और बहुत सारे, मतलब उसके हेल्थ के बहुत ज्यादा इश्यूज थे। मेरे बेटे ने 4 इयर्स पे चलना शुरू किया, 5+ पे उसने बात करना शुरू की। बट ऑटिज्म वाला सीन जो है वो बहुत लेट डायग्नोज हुआ, और उसकी वजह ये थी क्योंकि हमारी फैमिली में बहुत ज्यादा केसेस थे डेवलपमेंटल डिलेज के। तो हमें ये लग रहा था कि ये शायद डेवलपमेंटल डिले है, और डॉक्टर्स ने भी डायग्नोज नहीं किया। लेकिन मुझे शुरू से ही लग रहा था कि मेरे बेटे के साथ कोई प्रॉब्लम है, और शुरू से ही मुझे लग रहा था कि ये सिर्फ डिले नहीं है, क्योंकि उसके जो ऑब्सेशंस थे, उसके जो बिहेवियर्स थे, उसकी जो पर्सनैलिटी थी, वो शुरू से ही टोटली चेंज थी। सो मुझे हर वक्त लगता था, खैर फिर डायग्नोज भी मैंने उसको खुद ही किया, क्योंकि मैं सर्च करती रहती थी। फिर मैंने न्यूरोलॉजिस्ट से बात की, क्योंकि मेरे बेटे को शुरू से ही सीजर्स का इशू था, तो वो मैं जाती थी। मैंने उनसे कहा मुझे लगता है मेरे बेटे को ऑटिज्म है, आप मुझे गाइड करो कि मैं इनको कहाँ पे लेके जाऊँ, कहाँ पे इनसे जो है डायग्नोज करवाऊँ, और क्या क्या चीज़ों में मैं किस तरह से अपने बेटे की हेल्प करूँ। सो हम सवाबी में तो उस वक्त भी कुछ नहीं था, सवाबी में अब भी कुछ नहीं है। मर्दान, फिर पेशावर, फिर इस्लामाबाद, लाहौर, जहाँ तक मैं जा सकती थी मैं गई, और फाइनली वो जो है वो सिवियर ऑटिस्टिक डायग्नोज हुआ। डायग्नोसिस तो हो गई। फ्रॉम द स्टार्ट मैं अपने बेटे को होम्योपैथी के साथ ही उसकी जो इंटरनल इश्यूज थे उसको तो मैं हील कर ही रही थी, लेकिन डायग्नोसिस के बाद जो इशू हुआ, सबसे बड़ा मसला जो कि मेरे लिए एक उस वक्त जो है बहुत ही हार्ड टाइम था, वो ये था कि हर कोई मुझे कहता था कि आपके बच्चे को थेरेपीज की जरूरत है, इसको ओटी की जरूरत है, और आप गांव में रहकर, विलेज में रहकर ये सब कुछ नहीं कर सकती, आपको मूव होना पड़ेगा। और वो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था उस वक्त, अभी भी मुश्किल है, क्योंकि इस्लामाबाद में तो हमारा घर था, लेकिन हम मूव नहीं हो सकते थे, ना मेरे हस्बैंड ना मैं, और हम नहीं जा सकते थे वहां पर। तो उस वक्त मैं
अटक गई कि अब मैं क्या करूं। एक तरफ तो मेरा बच्चा था जिसकी मैं हेल्प करना चाह रही थी, दूसरा मेरे पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं थे कि जहाँ पे मैं थेरेपीज कर सकूं या कुछ कर सकूं। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। फिर मैंने ऑनलाइन सर्च करना शुरू किए, दिन रात में यूट्यूब और ये व्हाट्सएप और ये लगी रहती थी, गूगल करती रहती थी, एक्टिविटीज खुद बनाती थी क्योंकि मुझे पता था मेरे बेटे के ये चीज जो है इसको जरूरत है। फाइन मोटर्स की वीडियोस देखती थी, सो अपनी ज्वेलरी तोड़ तोड़ कर, क्योंकि उस वक्त मुझे ये लग रहा था कि ये ऑटिज्म सिर्फ मेरे बच्चे को है और इसकी ये जो ऑटिज्म के लिए थेरेपीज के लिए जो चीजें हैं शायद ये पाकिस्तान में कहीं पे अवेलेबल भी नहीं होंगी। सो मैं क्या करती थी कि अपनी ज्वेलरी को तोड़कर प्ले डो के रेसिपी देकर खुद चीजें बना के मैंने अपने बेटे के साथ काम करना शुरू किया। और जब मैंने काम करना शुरू किया तो मैंने देखा कि वो इम्प्रूव हो रहा है, और जब मैंने उसको इसकी इम्प्रूवमेंट देखी तो मैं और भी जो है वो उसमें मुझ में और भी करज जाता गया। मैं और भी अपने बेटे के साथ काम करना मैंने शुरू किया। फिर सर उमेर की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, उनसे मेरी इस तरह मैं उनकी यूट्यूब पे मैंने उनकी वीडियोस देखी, मैंने उनसे कांटेक्ट किया, अहयान को मैं उनके पास लेके गई। उन्होंने मुझे यही कहा कि गांव में रहकर आप कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि छोटे शहरों में यहाँ पे आप जो है टाइम ही जाया कर रही हैं, आपको जो है मूव होना पड़ेगा। मैंने उनसे कहा सर 1-2-3 महीने के लिए अगर मैं इस्लामाबाद शिफ्ट भी हो जाऊं तो कंसिस्टेंसी इन चीजों में बहुत जरूरी है, और 2-3 महीनों में मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो बजाय इसके कि मैं अपने बच्चे की थेरेपीज करूं, क्या आप मुझे एज अ स्टूडेंट रख सकते हैं कि मैं खुद सीखूं। उन्होंने मुझे कहा कि बिल्कुल आप आ जाए। तो मैं उनके स्कूल चली गई। सुबह 9 बजे मैं जाती थी और 5-6 बजे मैं वापस आती थी। वहां पर मैंने हर तरह के बच्चों के साथ काम किया, जिसमें सवेयर थे, माइल्ड थे, मॉडरेट थे, स्पीच पे काम किया, ओटी पे काम किया, एबीएस, सब कुछ। और घर आकर पे जो मैं सीखती थी वही मैं अपने बच्चे पे अप्लाई करती थी। और फिर उसके बाद मैंने सर मंसूर से आरबीटी की। जहां जहां पर इस्लामाबाद में कहीं पर भी मैं सेमिनार्स का सुनती थी कि ऑटिज्म से रिलेटेड कोई चीज हो रही है, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं आप बिल्कुल शहद की मक्खी की तरह उधर पहुंच जाती हो। सो मैं वहां पे पहुंच जाती थी, बाहर से ऑनलाइन कोर्सेस, मतलब 24 घंटे मेरे जहन में यही चल रहा होता था कि मैं क्या सीखूं, कि मैं अपने बच्चे की हेल्प करूं, उसको मैं निकालूं इस चीज से। सो उन चीजों ने बहुत हेल्प किया। और ऑटिज्म के खिलाफ जब मेरे पास वो हथियार आना शुरू हुए, मैं समझने लगी कि ऑटिज्म क्या है, इनके बिहेवियर के पीछे क्या वजह है, इसकी बिहेवियर मॉडिफिकेशन मैं किस तरह करूंगी। तो जब जैसे ही मैं उन हथियार से खुद को मुसल्लत करना मैंने शुरू किया, मेरा डर भी खत्म हो गया और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी ज्यादा बढ़ गया। जब आपको नॉलेज नहीं होती ना कि आपने क्या करना है, तो वो बहुत हार्ड टाइम होता है। जब आपके पास नॉलेज आती है तो आप उससे जो है, उससे आपकी जो आधी की टेंशन है वो खत्म हो जाती है। सो अब जब मैं मुड़ के देखती हूँ तो एक वो टाइम था जैसे मैं बिल्कुल अंधेरे में, जब जो कोई क्राउलिंग कर रहा है कि इसको कुछ समझ नहीं आ रही। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम है कि मेरा बेटा जो किसी भी थेरेपी सेंटर नहीं गया, जिसने कोई भी स्पीच एबीए कुछ भी नहीं किया, माशाल्लाह वो नॉर्मल स्ट्रीम जा रहा, वो डिपेंडेंट है। वो मेरे साथ हर तरह, मैं अपनी छोटी बच्ची को छोड़ देती हूँ उनके पास, अहियान अपनी सिस्टर का ख्याल रखो। माशाल्लाह से उसको नमाज पूरी आती है, वो कायदा पढ़ रहा है, उसको प्रोटेक्शंस के सारे कलमात आ रहे हैं। वो चीजें अलीना जो कि मैंने सोची भी नहीं थी, क्योंकि वो सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चा नहीं था, उसके साथ बहुत ज्यादा और भी इश्यूज थे, हेल्थ इश्यूज। सो वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह उसने सीखी और वो कर रहा है और दिन ब दिन वो इम्प्रूव हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो टाइम है जब पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, मुझसे हेल्प लेते हैं, और मैं हर पेरेंट को कहती हूँ आई एम जस्ट अ मैसेज अवे फ्रॉम यू। और वो पेरेंट बहुत खुश हो जाता है कि डॉक्टर बहुत कोऑपरेटिव है। बट पेरेंट्स को मैं बताना चाहती हूँ कि ये मैं उनको नहीं बताती। उस वक्त मुझे बिल्कुल वो इशरत नजर आती है जो आज से कई साल पहले थी, बिल्कुल अकेली, किसी भी सोर्स और किसी भी फैसिलिटी के बगैर।
तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पेरेंट्स को गाइड करूँ, जितना भी मुझसे हो सकता है मैं करूँ। और मुझे हमेशा से मैं पेरेंट्स को मैं कहती हूँ कि ऑटिज्म जो है ये बहुत टफ जर्नी है, ये आसान जर्नी नहीं है। स्पेशली जब आपके दोनों बच्चे, की मेरी बेटी भी डेवलपमेंटल डिलेज के साथ थी, उसने भी 3 इयर्स पे चलना शुरू किया था, उसके भी इश्यूज थे, सेम चीजें। फिर हमने जेनेटिक टेस्टिंग किए तो हमें पता चला कि जेनेटिक प्रॉब्लम है मेरे बच्चों के साथ। बट वो माशाल्लाह बहुत जल्दी जो है, अब तो उसमें ऑटिज्म का कोई भी सिम्टम नहीं है, क्योंकि बेटी की दफा मेरे पास नॉलेज थी तो टाइम पर मैंने सब कुछ अप्लाई किया। अहियान की दफा तो मुझे ऑटिज्म का बिल्कुल भी पता नहीं था, तो बहुत ज्यादा टाइम जो है वो हमारा जाया हुआ। तो पेरेंट्स को मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं रिप्रेजेंटर हूँ उस कम्युनिटी की जिनके पास सोर्सेज नहीं होते। और मेरे पास जो माएँ आती हैं वो हमेशा जब आती हैं तो वो कहती हैं हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम थेरेपीज अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम क्या करें। तो उन पेरेंट्स को मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखें, आपके पास कुछ टिप्स है, खुद जो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा, अगर उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगी तो आप कुछ भी कर सकती हैं। नंबर 1, ऑटिज्म को जब आप हराना चाहती हैं और उसमें आप अपने बच्चे की हेल्प करना चाहती हैं, तो सबसे पहले आप उस जंग को खत्म करें जो आपके जहन और दिल के बीच चल रही होती है हर वक्त। मेरे साथ क्यों हुआ, मेरा बेटा क्यों, और क्यों क्यों क्यों, ये क्वेश्चन बात, इसको खत्म करें। जो होना था वो हो चुका। अब आप ये सोचें कि आपने करना क्या है और आप कर क्या सकती हैं अपने बच्चे के लिए। आप जो है अपने बॉर्डर से निकल कर आप जो कुछ कर सकती हैं, एज अ माँ आपके पास जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, वो कोई भी दूसरा बंदा नहीं कर सकता। आप जो क्वालिटी टाइम दे सकती हैं, क्योंकि एक बच्चा 24 आवर्स आपके पास है, थेरेपी के लिए वो कितने कितने टाइम रहेगा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। लेकिन आपका बच्चा जो है वो 24 आवर्स आपके पास है। और सर मंसूर की जो है, मुझे उनकी एक बात नहीं बोलती, उन्होंने मुझे कहा था एवरी मोमेंट इज अ टीचेबल मोमेंट, और ये बात मैंने पल्लू से बात ली। और मैं पेरेंट्स को कहती हूँ कि जरूरी नहीं कि हर वक्त आप बच्चे को टेबल पे बिठाएं, एवरी मोमेंट इज अ टीचेबल मोमेंट। और यही मैंने अप्लाई किया अपने बच्चों पर। मैंने ABA सनराइज प्रोग्राम सब कुछ सीखा, जहां जहां से ट्रेनिंग्स मिली मैंने की, लेकिन सारी मैंने अपने बच्चों पे अप्लाई नहीं की। मुझे पता होता था, वो मेरा बच्चा था, उसको मैं अच्छी तरह से समझ सकती थी कि अब अहियान का मूड जो है वो क्या है, क्या वो टेबल टॉप पे है या वो सनराइज पे है। तो उसके मूड के मुताबिक मैं वही प्रोग्राम उस पर अप्लाई करती। स्कूल की जहां तक बात है, मेरा बच्चा नॉर्मल स्ट्रीम गया, अल्हम्दुलिल्लाह वो इस काबिल हुआ। और जब वो स्कूल गया तो एकेडमिक कभी भी मेरा टारगेट नहीं रहा। मैंने उनकी टीचर से कहा मुझे नहीं देखना कि मेरे बच्चे ने आज क्या सीखा, ABC 1 2 3, ये मेरा टारगेट नहीं है। आपने मेरे बच्चे को हर एक्टिविटी में जो है पार्टिसिपेट करवाना है। अगर ऑफिस से किसी टीचर को कुछ चाहिए तो आपने अहियान को भेजना है। और हर हफ्ते में पहुंची होती थी, प्रिंसिपल की ऑफिस में बैठी रहती थी। यही चीजें मैं टीचर्स को कहती थी कि बस मुझे एकेडमिक्स नहीं चाहिए, मेरे बच्चे को सोशल बनाएं। और आप यकीन करें कि मैं जिस कल्चर से ताल्लुक रखती हूँ, मैं बहुत ही एक स्ट्रिक्ट ट्रेडिशनल फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ, तो हमारे लिए जाना, ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल था। बट मैंने सबसे पहले अपने ट्रेडिशन से लड़ाई की, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया। और आप यकीन करें, मैं अभी भी सोचती हूँ तो मुझे वो आंखें नहीं भूलती कि जब अहियान के स्कूल में रेस होता था ना, तो वो रेस में मैं अबाया और स्कार्फ में, हिजाब में अपने बच्चे को पकड़ के रेस में दौड़ रही होती थी। और सारे पेरेंट्स और टीचर मुझे बहुत अजीब से देख रहे होते कि जैसे ये तो माँ बिल्कुल पागल है। अगर स्टेज पे अहियान का कोई था तो हर चीज में मैंने अहियान को पार्टिसिपेट करवाना है, और स्टेज पे मैं उसके साथ रहती थी, माइक पकड़ा हुआ होता था मैंने। उस वक्त उसकी ऑडियंस भी होती थी, सब कुछ होती थी, सब वो प्रिंसिपल, टीचर, सारी माएँ मुझे बहुत अजीब अजीब नजरों से देखती थी कि ये पागल है, पता नहीं क्या है।
बट उस वक्त मुझे बस ये लगता था कि बस अब यहाँ पर मैं हूँ और मेरा बेटा है और कोई भी हमें नहीं देख रहा। सो मैंने अहियान को हमेशा से उसके जो लाइविंग स्किल्स हैं उस पे हमने किया, जो सोशल स्किल्स है, इंडिपेंडेंट, उन इन चीज़ों पे मैंने फोकस किया कि वो अगर उसको भूख लगी है तो वो अपने लिए सैंडविच बना सके। वो मेरे लिए चाय बनाता है, सैंडविच बनाता है, उसको कुकिंग का बहुत शौक है, वो हेल्प करता है किचन में मेरे साथ। तो इन चीज़ों में मैंने अहियान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और जो चीज़ मैं अहियान से करवाना चाहती थी, ये टिप मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि जो चीज़ वो नहीं कर सकता था और मैं करवाना चाहती थी, तो मैं क्या करती थी, मैं लोगों के सामने, अपनी फैमिली के सामने झूठ झूठ से बोलती थी, अहियान इस तरह करता है, अहियान ये काम ऐसे करता है। वो मुझे देखता था लेकिन वो खुश हो जाता था और फिर वो करना भी शुरू हो जाता था वही काम जो मैं उससे करवाना चाहती थी। अभी भी मैं, अगर मैंने उससे कुछ काम करवाना हो तो मैं झूठ मूठ उसकी तारीफें करती हूँ, अहियान ये कर सकता है, अहियान ये कर सकता है। मैं उसे हक करती हूँ, उससे प्यार करती हूँ। मैं उसे बताती हूँ, मैं इसलिए आपको इतना ज्यादा प्यार करती हूँ क्योंकि आप दुनिया के सुपर बॉय हो, आप सुपर हीरो हो, आप सब कुछ कर सकते हो। और वो बहुत खुश होता है इन चीजों पे और वो, उसकी एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। That's really great, डॉक्टर इशरत। ये इतना मैटर करता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दें। कई दफ़ा हम अपने बच्चों की जो मुख्तलिफ एबिलिटीज़ है उन पे इतना फोकस कर देते हैं कि हम ये चीज़ बिल्कुल लूज कर जाते हैं कि हमारे बच्चों में कितनी पोटेंशियल्स है और हमें उनको किस तरीके से लेके चलना है। जी मैं बिल्कुल। आपकी जर्नी से इतना इंस्पायर्ड हुई हूँ बिकॉज आई लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम यू। और आई एम श्योर कि यहाँ पे भी जितने लोग हैं, स्पेशली आपकी तो स्ट्रगल बहुत डिफरेंट है एंड आई एम श्योर कि उसमें और भी डिफिकल्टीज हैं। ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन Hina, say something about your experience. माशाल्लाह, हुर is such a talented guy और वो इतनी मजे मजे की चीजें क्रिएट करता है। और ये जो डॉक्टर इशरत ने भी बात की कि वो अपने बच्चे की स्किल्स पे काम कर रही हैं, उनको कॉन्फिडेंस दे रही हैं, तो हिना इज अ वेरी बिग एग्जांपल बिकॉज whenever I talk to her, she always say कि मेरा बेटा ये कर रहा है, वो ऐसे लेगोस को, इनफैक्ट वो चीजें भी उनको ऐसी ला के देती हैं जो कि उनकी फर्दर स्किल्स की एनहांसमेंट में इस्तेमाल हो सके। तो है ना, ओवर टू यू, से समथिंग एंड टेल अस अबाउट योर जर्नी एंड what do you have to say about your son? Please share his strengths. Assalamu alaikum to everyone. अलीना, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी और अपने बेटे की जर्नी को शेयर करूं। मैं थोड़ा सा बिफोर स्टार्टिंग के मैं इस पर्सपेक्टिव में कैसे आई हूँ और मैंने हाउ आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ माय चाइल्ड, मैं थोड़ा सा हिस्ट्री थोड़ी सी बताना चाहूंगी क्योंकि मेरा बेटा 7 साल का है इस वक्त और around 3.5 years old when बल्कि 4 साल 4 years when he started going to school. तब हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि देयर इज समथिंग इशू। उसकी वजह ये थी कि हुर वाज नेवर म्यूट। इनफैक्ट जब वो छोटा सा था, 9 months का वो बच्चा, और बेबी टीवी देखता था और उसकी फर्स्ट जो लैंग्वेज थी दैट वाज इंग्लिश। हमारे घर में उर्दू ही बोली जाती है लेकिन ही स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश। तो आई यूज्ड टू थिंक कि कोई बहुत ही सुपर इंटेलिजेंट मेरा बच्चा है और ये मुझे हमेशा से फीलिंग थी कि ही इज डिफरेंट एंड ही वाज माय फर्स्ट बॉर्न। तो आई यूज्ड टू थिंक कि इसके लिए तो इस इश्यूज नहीं होंगे स्कूल के एंड एवरीथिंग। हाँ, कुछ चीजें थी जो मुझे नजर आती थी जो इश्यूज थे, लेकिन समहाउ मैं उनको, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट बॉर्न था, मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, हमारे घर में भी वो पहला बच्चा था, तो मेरा कोई अपना पर्सनल भी, जैसे आप कहते हैं फैमिली के अंदर हम जब बच्चों को देखते हैं तो कोई आपको एक्सपीरियंस होते हैं कि बच्चे किस तरीके से बिहेव करते हैं, तो मुझे उस तरह भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो इंटरेक्शन इतना बच्चों के साथ नहीं था।
छोटे बच्चों के साथ खास तौर पे, तो रियलाइजेशन कहीं ना कहीं मुझे इनसाइट, मुझे एक गट फीलिंग जरूर होती थी कि मेरा बच्चा डिफरेंट है, क्योंकि ही वाज वेरी पिकी ईटर, बट उसमें कुछ ये इश्यूज आते थे कि क्योंकि आई एम अ वर्किंग मदर और मैं आई वाज डूइंग माय पीएचडी, तो आई यूज्ड टू थिंक एवरीवन, मैं जब भी ये अपने कंसर्न्स बताती थी अपने बच्चे से रिलेटेड, तो सारे मुझे ब्लेम करते थे कि तुम अटेंशन नहीं दे रही हो अपने बच्चे को, तो प्रोबेबली इट्स यू दैट इज द इशू, और तुम्हारे वजह से तुम, क्योंकि अपने बच्चे को, क्योंकि तुम जॉब कर रही हो, क्योंकि तुमने अपनी स्टडीज के ऊपर फोकस रही हो, तो प्रोबेबली दैट्स द इशू दैट यू आर नॉट गिविंग फुल अटेंशन टू योर चाइल्ड। और ही वॉज कम्युनिकेटिंग फ्रॉम डे वन, तो वो भी एक एस्पेक्ट था कि हमें नहीं समझ आई, मुझे मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकी, और हमने उसको स्कूल भेजा, और स्कूल से जो है एक वो हमें एक्सपीरियंस और रिजेक्शन और आइसोलेशन और जो फेलियर है वो उसके एक्सपीरियंसेस से हमें गुजरना पड़ा, और फिर हमें समझ आई, और फिर बार बार इट वाज अ टग ऑफ वॉर फॉर अराउंड 3 years वी वर जस्ट बैटलिंग कि मैं स्कूल में दाखिल करवाती थी, और एंड अगेन द फैमिली यूज्ड टू से, ये नहीं कि वो कोई अपने किसी गलत पर उसमें कहते थे कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, दे यूज्ड टू से कि कुछ नहीं, बच्चे तो ऐसे करते ही हैं, बच्चे तो ऐसे होते ही हैं। Actually, issue was that कि he used to communicate, but he was doing monologue, not dialogue. तो probably जो Asperger's बच्चे होते हैं, उनकी अगर हमने identify करना है early years में, तो what we need to see is that कि वो communicate क्या dialogue कर रहे हैं पेरेंट्स के साथ, क्योंकि नॉर्मली होता है कि दे आर रिस्पॉन्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, और जो इनिशियल आपके बच्चे की जो डेवलपमेंटल एज में नॉर्मली बच्चे आप इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो कर रहे होते हैं पेरेंट्स की, तो यस आई यूज्ड टू बी, मुझे ये करना पड़ता था कि 2-3 दफा मुझे बोलना पड़ता था, और फिर वो मुझे रिस्पॉन्ड बैक करता था, लेकिन मुझे नहीं समझ आई, एंड आई यूज्ड टू थिंक ही इज वेरी क्रिएटिव बिकॉज ही यूज्ड टू वर्क विद हिज you can say toys and stuff, he's making things, तो I was like कि ये तो अपनी क्रिएटिविटी में रहता है, तो मुझे नहीं समझ आई इनिशियली, और स्कूल्स से जो रिजेक्शन मिली, और फिर स्कूल्स में एक वो जो एक अब्यूज से मेरा बच्चा गुजरा है, he was a very happy child, he was not aggressive, but the aggression come from school, क्योंकि वहां पे उसको इतना डिसिप्लिन करने की कोशिश की गई, जिस स्कूल में भी we have gone through at least 4 to 5 schools, we switch it over and just to identify कि what's the issue, why they are not doing IB system, जितने जो हमें डिफरेंट सिस्टम्स पता लगते थे, हम कहते थे कि यहाँ पे डाल के देखते हैं, मे बी यहाँ पे इन्वायरमेंट डिफरेंट हो। एक चीज ये कि एस्पर्जर्स जो बच्चे होते हैं वो दे हैव द माइंड ऑफ देयर ओन, they can't be directed, you first have to create a rapport with them, ठीक है, जब आप उनके साथ एक कंफर्ट जोन डेवलप करते हो, उनकी दुनिया में पहले जाएंगे, उनके हिसाब से आप जो है इन्वॉल्व होंगे, तो वो फिर रिसेप्टिव होंगे, एंड दे विल लेट यू इन फर्स्ट in their world and then they will come and come to the listening terms. So this is something that is actually not prevailing in mainstream schools. यहाँ तक हमें सुनने को मिला कि मेरा बच्चा तो खैर पढ़ेगा ही नहीं, और ये तो पढ़ ही नहीं सकता, ये लिखने पढ़ने में इसको कोई प्रोबेबली डिसलेक्सिया है या कोई और इशू है इसको, तो ये तो नहीं कर सकेगा, तो आप इसको काइंडली ले जाएं। लिटरली हमें रिजेक्शंस मिली हैं, और बहुत ही एक्सपीरियंशियल, जैसे आप कहते हैं ना, जो एक्सपीरियंस्ड जो प्रिंसिपल्स हैं, 15-15 साल के, 20-20 साल के लोग बैठे हुए जो एजुकेशन के अंदर, और वो पे जब आपके बच्चे के बारे में ऐसी बात करें, तो आपको बहुत वो जो एगनी होती है वो बहुत शदीद होती है। तो ये बहरहाल जब स्कूल से ही हमें डायग्नोसिस की तरफ गए, डायग्नोसिस से जब की तरफ गए, तो हमें आइडेंटिफाई हुआ कि अच्छा ये हाई फंक्शन ऑटिस्टिक है, एस्पर्जर्स है। तो वहां पे एक और इशू मेरे साथ
I would like to talk about myself also, because I think that is something that is lacking in the conversation, and that was कि ये सब कुछ मेरे लिए absorb करना बहुत difficult हो गया था उस time पे. मैं एक denial, फिर denial में के बाद grief के बाद मैं extreme form of depression में गई हूँ, और depression में मैं इस हद तक गई हूँ कि मैं panic attacks मुझे होना शुरू हो गए थे. And doctors, I come to the point where doctors ने मुझे ये कहा कि medicines के ऊपर मैं जाऊं. तो the thing that helped me out was that कि उस वक्त कुछ अल्लाह की तरफ से ही ये मदद हुई कि मैंने अपने बच्चे को जब थेरेपी सेंटर में, जिस थेरेपी सेंटर में डाला, वहां पे मदर्स की ग्रुप थेरेपी शुरू हुई. और आई स्टार्टेड, और उन्होंने वो उसके ऊपर कोई फीस नहीं रखी हुई थी, बल्कि इट वाज समथिंग दैट वाज के जो मदर्स आ रही हैं तो वो ग्रुप थेरेपी में एक हफ्ते में एक सेशन हो. तो आई वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस विद द थेरेपिस्ट. और फिर क्योंकि मेरा बैगेज इतना ज्यादा था और मेरे स्ट्रेसेस इतने ज्यादा थे कि आई स्टार्टेड टेकिंग इंडिविजुअल सेशन, एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर मी. सो मैंने कहीं पढ़ा किसी बुक के अंदर ऑटिज्म से रिलेटेड कि पेरेंट्स जो ऑटिस्टिक बच्चों के पेरेंट्स होते हैं ना, उनकी रिजेम्बलेंस बिल्कुल इस तरह है जैसे आप किसी वॉर कॉम्बैट में हैं और यू आर अ सोल्जर और आप फ्रंट लाइन सोल्जर हैं. और मजे की बात है कि जो फ्रंट लाइन सोल्जर होते हैं ना, उनको भी रेस्ट मिलता है, लेकिन जो ऑटिस्टिक बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं उनको रेस्ट नहीं मिलता. दे आर इन अ कांस्टेंट बैटल. ठीक है, तो और उनके चैलेंजेस सिर्फ उनके बच्चे से रिलेटेड नहीं है, हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उस वो एनवायरनमेंट इटसेल्फ बहुत बहुत चैलेंजिंग है. तो that is something that we need to understand कि well-being of parent is so important, mental well-being of parent. And the turning point for me to realize my child as a blessing was because of the therapies that I've gone through. 1 साल मैंने पूरी थेरेपी ली है, और मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस को पहले तो किताबों में पढ़ा था, फिर मैंने उसको एम्ब्रेस किया है. तो ये इट वाज अ ईयर लॉन्ग फाइट विद माय ओन सेल्फ. जैसे अभी जो पीछे थी पार्टिसिपेंट, उन्होंने भी ये बात की कि आपका जो अपना माइंड की बैटल है, acceptance of your child wholeheartedly, that is the most important thing that we need to work on first of all. अगर हम एक साइकोलॉजी में एक बात बताते हैं कि एक इंडिविजुअल की ना पर्सनल रिसोर्स होते हैं कुछ, और वो इसलिए जरूरी है कि अगर हमारे वो रिसोर्सेज ही नए रिसोर्सेज को जनरेट करेंगे. तो अगर हम गिविंग एंड पे हैं किसी भी रिलेशनशिप के अंदर, तो हमें अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है, अपने रिसोर्सेज के ऊपर वर्क करना है. वो पर्सनल रिसोर्सेज 4 तरह के होते हैं. आपका स्पिरिचुअल रिसोर्स, आपका मेंटल रिसोर्स यानी आपकी मेंटल वेलबींग, फिर आपकी हेल्थ, और फिर आपकी फाइनेंशियल एम्पावरमेंट. अगर ये 4 चीजें आपकी मिस आउट हो रही हैं तो आप रिसोर्स आपका डिप्लीट हो रहा है, वो कैपेसिटी नहीं बन पाएगी. अगर वो कैपेसिटी नहीं होगी तो आप आगे जो है वो गिविंग एंड के ऊपर नहीं जा पाएंगे. तो इन चारों रिसोर्स में जो सबसे अहम एस्पेक्ट है जिसको हम निग्लेक्ट करते हैं, और हम केयर गिवर हैं, क्योंकि we are the one who are supposed to deal with our child as well and battle with the whole world, and not only battle, create an awareness as well. ठीक है, तो वो फ्रंट लाइन सोल्जर क्योंकि हम हैं, तो हमें अपनी कैपेसिटी, अपनी वेलबींग पे वर्कआउट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. The reason, what I have identified, the reason that we don't see our children, हम उनको एक उनकी वीकनेसेस को क्यों देख रहे होते हैं बार बार, और हम उनकी स्ट्रेंथ्स के ऊपर फोकस क्यों नहीं कर पा रहे होते, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो है वी आर इन स्ट्राइविंग फॉर सीकिंग फॉर हेल्प, क्योंकि हम खुद कहीं ना कहीं इतनी स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपनी लाइफ के अंदर, और वो इतना मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हम होते हैं और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं कि हमें वो जो खूबसूरती है वो हमें नजर ही नहीं आ रही होती अपने बच्चों की. तो जब तक कि हम
अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, अपनी वेलबींग के ऊपर काम नहीं करेंगे, अपनी मेंटल वेलबींग के ऊपर काम नहीं करेंगे, हम अपने बच्चों को भी जो है वो एक बेटर वे में जो है अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे, उनकी स्ट्रेंथ्स को नहीं देख सकेंगे. सो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर मी कि वो जो थेरेपी मैंने ली है, इट हैज वर्क वंडर फॉर मी. और मैं उसकी सबसे ग्रेट उसकी जो मैं आपको ब्लेसिंग बताती हूँ कि जो मेरे साथ हुई, जो मैं उस थेरेपी के थ्रू जब गुजरी, तो जिंदगी वैसी ही है, मेरी स्ट्रगल्स वही है, मेरे चैलेंजेस भी वही हैं, प्रोग्रेस होती है उसी तरह, छोटी छोटी स्टेप्स हैं, माइलस्टोन्स हैं जो मेरा बच्चा रोज कवर करता है. लेकिन पहले मैं उस सबको ना ऑब्स्टिकल की तरह देखती थी, मैं उन सारी सिचुएशंस को एज अ चैलेंज के तौर पे देखती थी. मैं ग्रीफ में जाती थी, मुझे तकलीफ होती थी, मेरे लिए पेन था वो सब कुछ देखना, क्योंकि कोई भी अपनी औलाद को नहीं देख सकता ऐसे. लेकिन आज जब वही सिचुएशन है, लेकिन थेरेपी ने ये किया मेरे साथ, और ये इमोशन इंटेलिजेंस ने मेरे साथ ये मुझे मेरी वेलबींग के ऊपर इतना उसका इफेक्ट आया कि आज मैं उसी सिचुएशन को एज अ ब्लेसिंग देख रही हूँ. मुझे अपने बच्चे की स्ट्रेंथ्स नजर आती हैं, मुझे अपने बच्चे की खूबियां नजर आती हैं. मैंने अपने बच्चे को होल हार्टेडली एक्सेप्ट किया द वे ही इज. आई डोंट वांट टू चेंज माय चाइल्ड. मैं समझती हूँ कि वो कंप्लीट है द वे ही इज. इट्स जस्ट मी दैट आई नीड टू सी हाउ माय चाइल्ड इज. ठीक है, क्योंकि हम लोगों के जो स्टैंडर्डाइज बॉक्सेस हमारी लाइफ में फिट हो गए, हमारे जहन जिस तरह बनाए गए हैं, हम जिस स्टीरियोटाइप में रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, उसमें क्योंकि वो बच्चे हटके हैं, तो हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा एक इशू है. और अगर हम वो बॉक्सेस को, अपने वो जो पैराडाइम है, सिर्फ उसमें से हम निकल आए, तो हमें नजर आएगा कि वो तो खूबसूरत है, किस कदर खूबसूरती है. वो कभी झूठ नहीं बोलते बच्चे. ये बच्चे जो हैं, ये इतने सेल्फ अलाइंड होते हैं, ये चेरिश करते हैं छोटे छोटे मोमेंट्स को. आप इनके साथ बैठे अपने बच्चों के साथ, मुझे इतना मजा आता है. छोटी छोटी वो जो उसकी एक्टिविटीज होती हैं, मैं उसको इतना एंजॉय करने लगी हूँ. उसकी कुछ भी वो कर रहा होता है, आई स्टार्टेड एंजॉयिंग विद हिम. तो व्हाट आई बिलीव इज दैट कि हमें अपने ऊपर, बीइंग अ केयर गिवर, मैं किसी भी रिलेशनशिप में हूँ तो, और खास तौर पे अपने बच्चे के साथ, तो मैं गिविंग एंड पे उसी वक्त होंगी जब मैं पहले से मेरी अपनी वेलबींग ठीक होगी, मेरी मेंटल हेल्थ ठीक होगी. ठीक है, अगर मैं Absolutely. अपनी कैपेसिटी पे वर्क नहीं करूंगी, तो मैं अपने बच्चे को कुछ जो है वो आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाऊंगी. वो पॉजिटिविटी जो हमें अपने बच्चों को देनी है, या हमने जिसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी है सोसाइटी के अंदर, वो कभी आएगी ही नहीं अगर हम खुद वनरेबिलिटी में होंगे, या हम अपनी वनरेबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होंगे. वनरेबिलिटी तो सबकी है, बट उसकी एक्सेप्टेंस और उसको एम्ब्रेस करना, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट आई बिलीव इन. और बाकी ये कि फिर आप ये देखें कि वो क्रिएटिविटीज भी नजर आती हैं अपने बच्चों की. एक छोटी से छोटी एक्टिविटी भी इतनी मजे की लगती है, और स्ट्रेंथ्स नजर आती हैं. इश्यूज बहुत सारे हैं, चैलेंजेस बहुत सारे हैं, बट दे आर यूनिक, वी ऑल आर यूनिक. और ये बीइंग डिफरेंट, इसको एम्ब्रेस करना, इसको चेरिश करना, इसके लिए एक हमारा अपना पैराडाइम जो है वो सही होना बहुत जरूरी है. और Absolutely है ना, दैट मैं इज द बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट आई बिलीव इन. हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा गिफ्टेड है. मेरा मानना ये है कि कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसका कोई यूनिक टैलेंट ना हो. कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसके, अल्लाह ने ये सिस्टम ही ऐसा बनाया है कि अगर कोई कमी है तो बहुत ज्यादा कोई खूबी भी होगी. लेकिन हम क्यों नहीं देख पा रहे, या हम क्यों नहीं उस पर वर्कआउट कर रहे, क्योंकि हमारा पैराडाइम ऑफ लुकिंग एट थिंग इज टुवर्ड द वीकनेस. और प्रोबेबली उसकी वजह ये है कि कहीं ना कहीं हमें हेल्प की जरूरत है. ठीक है, इट्स अस दैट वी नीड टू चेंज आवर सेल्फ फर्स्ट. तो हम उन बच्चों को भी उनकी स्किल्स में, उनकी स्ट्रेंथ्स के ऊपर हम वर्कआउट कर सकते हैं. और यही चीज मैं मेन स्ट्रीम के लिए भी, मैं मेरी, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है, आई रियली वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी के जो लोग भी अगर मेन स्ट्रीम्स को चला रहे हैं, तो इंक्लूजन कितना जरूरी है, और अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस जरूरी है, कि बजाय इसके कि आप बच्चों को रिजेक्ट कर देते हैं, आप थोड़ा सा टाइम दें, स्पेस दें. ये बच्चे इतना यूनिक टैलेंट रखते हैं. हर बच्चे की जो स्ट्रेंथ है, अगर हम उसको पॉलिश कर दें,
तो वो इंडिपेंडेंट ना सिर्फ होंगे, वो सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटिव रोल प्ले करेंगे, बट उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए, उनको मेन स्ट्रीम्स में। अब इवेंचुअली नजिया जो है वो, उनको तो अपॉर्चुनिटी मिल गई स्कूल की, मेरे पास तो ऑप्शन यही बची कि मैं होम स्कूल ही करूं। मैंने इसको भी, मेरी फाइट रही है 3 साल के मैं किसी तरीके से स्कूल में अपने बच्चों को कर लूं। एक स्कूल में हो भी गया, तो ये कोविड का सिचुएशन आ गई और अब वो दोबारा होम स्कूल, लेकिन आई हैव एम्ब्रेस्ड इट। मतलब जो भी सिचुएशन है जिंदगी के अंदर, अपने डू योर बेस्ट। पैराडाइम ये होना चाहिए कि आप अपनी पूरी एफर्ट करो, जो आप कर सकते हो, जो आपकी कैपेसिटी है, जो आपकी सिचुएशन है, जो हालात है, एंड देन लीव इट टू गॉड एंड बिलीव इन गॉड के, हैव फेथ के, पॉजिटिविटी। जहां पे हम सब में अगर हम देखें, हम अलग समझते हैं, बच्चे बिल्कुल हमारे तरह ही है, हमारे में भी स्ट्रेंथ्स हैं, हमारे में भी वीकनेसेस हैं, तो उन स्ट्रेंथ्स के ऊपर बस हम वर्कआउट करें, उन चीजों को है हम। ना, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि स्ट्रेंथ्स पे काम करना बच्चे की बहुत ज्यादा जरूरी है। और डॉक्टर बिल्कुल। शगुफ्ता को मैं नेक्स्ट, आई वुड लाइक टू bring her on to say a few words on that. Thank you so much for joining. Thank you. Assalamu alaikum. How are you, everybody? Autism Acceptance Month और हम सारे और all these wonderful women, सारी बहुत ही inspiring moms who have done so much for their children, and I am so inspired to hear to each one of you कि ऐसा लगता है कि जैसे सबकी स्टोरी सुनने के बाद लगता है कि आपने तो कुछ किया ही नहीं। मतलब there are so many people out there who've done like so much more, and it is so amazing to see these wonderful women all here and me being part of it. Thank you so much. I feel honored to be part of you all. Cutting it short because I think it's taking a lot now. It's getting longer and longer, और मुझे लगता है जैसे हर मदर को अपना एक जो है ना वो पर्सनल फेसबुक लाइव चाहिए to share such like amazing experiences और फिर strengths और results और success, because I think ये सबको बहुत benefit करती है ये चीज़। So coming back to my journey, I have 3 boys. My middle one is on the spectrum. He's 12 and a half now. और he was diagnosed at the age of 2. I am a pediatrician by profession, तो मुझे खुद से बहुत feel होता था कि उसमें बहुत सारे changes. Actually, he also regressed 15 months पे. Regression है या whatever we call, because autism generally भी 15 months पे ही आना शुरू होता है symptoms उसके. So उसका भी इसी तरह से हुआ था, and जिस टाइम पे मैंने ग्रेजुएट किया था फ्रॉम मेडिकल स्कूल तो हमें बिहेवियरल साइंसेस नहीं पढ़ाते थे और मुझे भी ऑटिज्म के बारे में कुछ नहीं पता था, टू बी ऑनेस्ट। बीइंग अ पीडियाट्रिशियन आई डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट। तो हमने भी बहुत इस तरह के सारे टफ टाइम्स देखे, वी बीन थ्रू अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, और उस टाइम पे अलीना जैसे लोग भी नहीं थे जिस तरह के ग्रुप्स बनाते और हमें अवेयरनेस होती। सो इट वाज लाइक शूटिंग इन द डार्क and just looking for opportunities जहाँ से भी मिल गई। और even though we talk about inclusion, we talk about schools, लेकिन मेरा स्कूल का experience totally different था, because जब हैदर मेरा बेटा उसका diagnosis हुआ तो I started sending him to a normal school, लेकिन what we did not realize कि उसके autism में जो ADHD का part था वो काफ़ी ज़्यादा था, तो वो स्कूल जाके और भी ज़्यादा स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट में होता था और वो और भी ज़्यादा उसके लिए मुश्किल हो जाता था चीज़ों के साथ या अपने एनवायरनमेंट के साथ कोप अप करना। So we had our struggles in the beginning. I'm not going to go into a lot of detail of that. लेकिन what I think I have learned alongside all these years is the strength that we have developed is that we did not stop at any point. उस टाइम पे जो चीज़ आगे आती रही, जो भी चीज़ हमें नज़र आती रही, we kept on doing it. हमें पहले ABA का पता चला, तो even though we are all actually raised in a very ABA environment, हमारे घरों में बड़ा डिसिप्लिन होता है, हमारे अब्बा तो वैसे ही फौज में थे, तो बहुत ही डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट में हमारी अपनी जो हुई brought up. So I was raised in that kind of environment. तो मेरा go to भी ABA ही था इनिशियली, तो मैं भी अपने बच्चों को हर वक्त सिखाने की कोशिश करती रहती थी कि इस तरह करना है, उस तरह करना है, you know, there's a proper way of doing things. But what I saw was that even though he was listening, he was doing things, he was following instructions, but there was no life in him. It was just like एक बच्चा है जो बस
उसकी मर्जी के खिलाफ चीजें हो रही हैं, but he's just trying to do things as per his needs. Luckily 6 years पे जब वो था तो I got this chance to go to America for Sunrise, and that was the turning point for us when I started doing Sunrise with him, and that I think brought life to him, that brought meaning to our relationship, like हमारा being a mother and a son, वो जो मेरा relationship उसके साथ develop हुआ, I think that is our strength, because whatever I want to do with him, I know he trusts me, और उसको पता है कि उसकी मर्जी के खिलाफ और उसकी अपनी एक जो उसकी बॉडी की नीड्स हैं उसके खिलाफ जाके मैं कोई काम नहीं करूँगी। जहाँ पे मुझे उसकी बॉडी की लिमिटेशन पता चलती है, आई स्टॉप पुशिंग हिम, और उसके बाद उसको भी पता होता है, और वो फिर ये कि व्हेन ही इज रेडी टू डू इट तो वो खुद ब खुद वो काम कर लेता है। So this is a very special bond that the two of us share. और आहिस्ता आहिस्ता we've extended that bond to his father and to his brother also. और दूसरी चीज़ ये कि जब वो छोटा था 6-7 years का, तो Sunrise worked really well for him. तकरीबन 8-9 साल तक हम Sunrise करते रहे. I was the only one at home who was doing Sunrise, क्योंकि हमें कोई volunteers नहीं मिलते थे who were ready to come and work for him at that time. So I was the only one who was doing that with him. So, but whatever we did, it was really wonderful to see how he was blossoming, how he was coming out of that soul life of his own, and how he was trying to participate with us and all those things. उसके बाद जब वो sorry, I forgot to mention कि हैदर का जब diagnosis हुआ था, so he was diagnosed with moderate to severe autism, and he had like a lot of food allergies. You name it and he had it. Gluten से, casein से, egg से, honey से, उसको मुझे लगता था कि उसको दुनिया की हर चीज से एलर्जी है. So 3 years में हमने उसकी gluten free, casein free diet भी start की. We went into this biomed, और we are still in that biomed. लेकिन बायोमेड के साथ साथ जो हमारे अपनी लर्निंग थी उसमें सनराइज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था. फिर जैसे मैंने कहा व्हेन ही टर्न 9 years, तो मुझे लगा जैसे सनराइज उसके लिए वी हैड टू स्विच फ्रॉम फुल सनराइज टू अ सनराइज लाइफस्टाइल, बिकॉज फुल सनराइज मुझे लग रहा था कि उसको लगता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आई डोंट वांट टू बी ट्रीटेड लाइक दैट, आई वांट टू बी ट्रीटेड एज अ बिग बॉय. तो मुझे लगा दैट आई नीडेड टू डू मोर. So उस time पे I came across natural play therapy, which was actually started by a Sunrise teacher. लेकिन it was a little bit different from Sunrise, जिसमें it was more according to the needs of young boys. So उससे मुझे जो help मिली हैदर के साथ वो इस तरह से थी कि जो emotional trust तो उसके साथ मेरा पहले ही था, लेकिन being able to be with him as per his age, उससे I thought जो सबसे ज़्यादा change हैदर में आया था, like treating him as per his age, reading to him as per his age, or giving him independence of like making decisions and choices of his own, that actually took us to another level. उसके साथ उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस आया ऑफ डूइंग थिंग्स इंडिपेंडेंटली, ऑफ लर्निंग टू डू थिंग्स, और एक वांटिंग टू लर्न, मतलब उसको एक फीलिंग आई कि हाँ आई एम ग्रोइंग एंड आई एम लाइक टेकन रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग समथिंग. तो उस चीज के लिए जो था ना, ही वाज रियली रियली हैप्पी. और मुझे ऐसा लग रहा था कि जो हमारी एक साल तक थोड़ी सी ग्रोथ स्टैग्नेंट हो गई थी, वो फिर उसने एक जंप स्टार्ट लिया. सो उसी प्लेटफॉर्म पे आई केम टू नो अबाउट फैसिलिटेटेड कम्युनिकेशन, क्योंकि मेरा बेटा जो है ही इज लिमिटेड वर्बल. अभी हैड बीन लाइक डूइंग अ लॉट ऑफ स्पीच एंड ऑल दोस थिंग्स, लेकिन कुछ चीजें होती हैं व्हिच आर पार्ट ऑफ देयर पर्सनालिटीज एंड यू कैन वर्क हार्ड फॉर देम, बट इफ दे आर नॉट देयर सो लाइफ डजंट एंड देयर, यू हैव टू मूव ऑन. सो वो उसकी नीड बेस्ड स्पीच है, और अपनी नीड्स वो सारी कम्युनिकेट करता है, बट वी वांटेड मोर देन जस्ट नीड्स. So I came across facilitated communication, जिसमें जो limited verbal बच्चे या non-speaking बच्चे जो spectrum पे होते हैं, they can communicate using letterboards. So फिर मैंने उस पे एक 9 months का certification की from US. So now what we do is कि मैं letterboards के through उसके साथ communication मैंने start की.
और जब मैंने लेटर बोर्ड के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट की उससे हुआ ये कि स्पीच का प्रेशर हट गया उसके ऊपर से, जो मैं बहुत ज़्यादा उसके साथ स्पीच के लिए करती रहती थी और एफर्ट्स और रिपीटेशंस और ये और वो, जैसे उसको लगता था कि हर वक्त वो क्वेश्चनिंग मोड में रहता है कि अभी मेरी माँ आएगी तो वो शुरू हो जाएगी बस। जब वो प्रेशर स्पीच से हट गया और हम लेटर बोर्ड्स पे चले गए और उसमें हमने कम्युनिकेशन उस पे चॉइसेस के थ्रू स्टार्ट कर दी, तो व्हाट आई स्टार्टेड सीइंग वाज कि उसकी स्पीच खुद ब खुद ज़्यादा होनी शुरू हो गई। अब माशाल्लाह जहाँ पे वो सिंगल वर्ड पे था, वो सिंगल वर्ड उसका अप्रोप्रिएट वर्ड होता था, बट अब वो सिंगल वर्ड से माशाल्लाह फ्रेजेस और स्मॉल सेंटेंसेस के ऊपर आ गया। रिसेप्टिव उसकी पहले ही बहुत अच्छी थी माशाल्लाह, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है जैसे वो अपनी रिसेप्टिव के साथ अपनी स्पीच को कम्युनिकेट एक तरह से कंबाइन करके बहुत ही मीनिंगफुली कम्युनिकेट करता, व्हिच वाज नॉट देयर प्रीवियसली। So what I think is कि you have to keep upgrading yourself. जैसे जैसे आपके बच्चे बड़े होते जाते हैं, आपको अपने आप को, अपने नॉलेज को, अपनी स्किल्स को भी ब्रश करना पड़ता है साथ साथ, बिकॉज हर स्टेज इन बच्चों के साथ इनकी लाइफ की हमारे लिए भी उतनी ही डिफिकल्ट है जितनी शायद उनकी उससे भी ज़्यादा होती होगी, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसके साथ चलने के लिए, उसको आगे उनके साथ उनको चीज़ों की समझने में हेल्प करने के लिए हमें भी उनके साथ साथ अपने आप को एम्पावर करना पड़ता है। और अगर हम नहीं करेंगे और हम पीछे रह जाएंगे तो फिर वो एक जो एगनी है, जो एजिटेशन है, जो एक फ्रस्ट्रेशन है, वो बिल्डअप होनी शुरू हो जाती है। और जब फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होती है तो उसी से फिर बिहेवियर्स जो हैं वो स्टेम करने शुरू कर जाते हैं। जी अलीना, Upgrading yourself is really important because वही चीज है कि चैलेंजेस नए आते जाएंगे, अगर हमें नहीं पता होगा कि हमने उस टाइम कैसे कैटर करना है अपने बच्चे को, तो हम कैसे हैंडल कर पाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर शगुफ्ता फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। आई वुड लाइक टू से एरम अदनान, अगर आप अपने आप को अनम्यूट करें एंड से समथिंग, बिकॉज शी हैज अ सन हु इज 18 years old. तो आई वॉन्ट यू टू टॉक अबाउट कि अभी आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि उनके लिए क्या ऐसे रिसोर्सेज जनरेट किए जाए हमारी सोसाइटी में, क्योंकि यंगस्टर्स के लिए यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा पाकिस्तान में। तो आप बीइंग अ मदर क्या कहना चाहेंगे इस सिनेरियो में? Assalamu alaikum, Alina. Assalamu alaikum, everyone. Thank you very much, Alina, for giving me the opportunity to talk about Abdullah. मेरा journey start हुआ 18 years back. Abdullah is now 18. और दो बेटे हैं मेरे स्पेशल नीड्स के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा बेटा क्लास 7th में पढ़ता है। मैं अपना जर्नी इस तरह से शेयर करना चाहूँगी कि हस्बैंड मेरे फौजी थे, तो उधर बहुत ज़्यादा पोस्टिंग्स और बहुत ज़्यादा ट्रांजिशंस, और बहुत सारी जगहों पे ऐसी पोस्टिंग्स जहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी। और वही बात है कि अलीना जैसे ग्रुप्स भी नहीं थे। ऐसा लगता नहीं था कि हमारे साथ जो मसले हैं किसी और के साथ है, सिर्फ दुनिया में सिर्फ हम ही मसले में हैं और किसी को ये सारे इश्यूज नहीं है। अभी तो मैं सबसे ग्रुप्स में सुनती हूँ कि ईटिंग का इतना प्रॉब्लम है। उस वक्त तो लगता था कि पूरे दुनिया में कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो खाना नहीं च्यू नहीं कर सकता। अब्दुल्ला जो है 6 years तक फीडर्स पे रहा, ग्राइंडेड फूड पे रहा, और बिल्कुल उसकी जो है ना च्यू नहीं कर पाता था। बहुत ही ज्यादा सिवियर इश्यूज थे उसके, फूड टॉलरेट नहीं होती थी, और सारे मसले उसके साथ थे जैसे अभी सबने डिस्कस किया। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अल्लाह का करना हुआ कि हम लोगों की तकरीबन 5 years बैक लाहौर पोस्टिंग आई। उस वक्त अब्दुल्ला 13 years के हो गए थे, और मोहित जो है उस वक्त न्यूली डायग्नोज था। तो लाहौर आकर हमें अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया और बेहतर लोगों से सीखने का मौका मिला। ASDWT की वर्कशॉप सबसे पहले मैंने ज्वाइन की, जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, और सारा सिनेरियोज चेंज होते गए। अब अल्लाह का शुक्र है कि अब्दुल्ला माशाल्लाह इंडिपेंडेंट हो गए हैं, और हर चीज़ की उसकी अपनी एक टाइम स्केड्यूल के हिसाब से अपना चलते हैं। और मैं सबसे ज़्यादा मदर्स को यही कहना चाहूँगी कि फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत हेल्प करती हैं बच्चों को उनके सारे सिस्टम्स को सेटल डाउन करने में। अगर रेगुलर बेसिस पे जैसे खाना भी मिस हो जाए, लेकिन फिज़िकल एक्टिविटीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प किया इस एज में, जैसे आपको पता है कि प्यूबर्टी इश्यूज सामने आने शुरू हो जाते हैं, बच्चों की इरेक्शन स्टार्ट हो जाती हैं और सारी प्रॉब्लम्स। तो उन सारी चीज़ों को लेकर मुझे ऐसा फील होता है कि थेरेपीज
और हेल्दी लाइफस्टाइल, साथ उसके फिजिकल एक्टिविटीज जिन बच्चों को कराई जाएं तो वो बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। उससे उनका डाइजेशन सही चलता है, उनके बिहेवियर सेटल्ड रहते हैं, नींद के पैटर्न्स और ओवरऑल बिहेवियर्स। प्यूबर्टी इश्यूज को सेटल डाउन करने के लिए जो सबसे ज्यादा चीज आपको हेल्प करेगी वो फिजिकल एक्टिविटीज हैं। अब्दुल्ला माशाल्लाह रोज 4 किलोमीटर वॉक करता है और उसकी वो रूटीन है और वो इंडिपेंडेंट अब करता है अपने ट्रैक पे। और मुझे ऐसा फील होता है कि जिस दिन उसका मूड बहुत अच्छा हो जाता है जब वो वॉक करके आता है, और वॉक उसके लिए फेवरेट एक्टिविटी है। जैसे जब वो जाता है तो वो इतना फ्रेश नहीं होता जितना वो वापस आके वॉक से बहुत अच्छा महसूस करता है, और हर एक को बताता है इस बारे में कि मैंने 4 किलोमीटर की वॉक की है। तो उसके लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके अलावा जो है मैं इस वक्त के ऊपर जो सबसे ज्यादा बात फील करती हूँ कि अर्ली इंटरवेंशंस पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, लेकिन जो बच्चे 15 प्लस हैं उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बहुत ही लिमिटेड हैं। और मैं डॉक्टर नीला का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जो इन्होंने ये वीकेंड प्रोग्राम का बताया है कि कंप्यूटर्स का, और ये अभी इन्होंने जो स्टार्ट में बताया है, मुझे बहुत खुशी हुई है क्योंकि लाहौर में बहुत ही कम इदारे इस तरह के हैं। जब आप बड़े बच्चों को लेकर जाते हो, डेफिनेटली अर्ली इंटरवेंशन हो गई, स्पीच आ गई, सोशल इंटरेक्शंस पे काम हो गया, बिहेवियर सेटल्ड है, आगे लेके जाने के लिए जॉब, एम्प्लॉयमेंट और आपके जो वो सारा है फंक्शनल लिविंग स्किल्स जो हैं, उसके लिए हमें आगे बड़े बच्चों के जो इंस्टीट्यूट्स की ज़रूरत है उसके लिए बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आज हमें इस बात के बारे में अभी से बोलने की ज़रूरत है कि सब माएँ इस बारे में बोलें कि अबव 15 के लिए इंस्टीट्यूट्स बनने चाहिए, या इंस्टीट्यूट्स हैं भी तो उस तरह से काम नहीं हो रहा, जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर, कंप्यूटर स्किल्स के ऊपर, स्किल बेस्ड लर्निंग, और फिर जॉब प्लेसमेंट के लिए सबसे ज्यादा, क्योंकि बच्चों को एक मीनिंगफुल आगे, ठीक है अगर कुछ नहीं भी कर सकते लेकिन जो जिस बच्चे की जो स्किल है उसके हिसाब से उसको कोई प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट बेस पे मिलनी चाहिए। इस चीज के लिए हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। Thank you so much, Iram. It really means a lot because वाकई ही फैक्ट यही है कि पाकिस्तान में अभी भी हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं, स्पेशली अब जो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जब वो मेरे पास रीच आउट करते हैं जिनके बच्चे 10 क्लास हैं, जो किसी इंस्टीट्यूशन नहीं जा रहे, किसी स्कूल में नहीं जा रहे। इनफैक्ट थेरेपी सेंटर्स भी उनको कह देते हैं कि अब हम इन बच्चों को नहीं कर सकते, तो वो कहाँ पे जाएं? पेरेंट्स के पास भी एक कोई वे आउट नहीं है। और बिल्कुल इंशाल्लाह, आई एम डेफिनेटली श्योर आफ्टर लिसनिंग टू यू, आई एम श्योर कि हम मिलके कुछ ना कुछ। हाँ, अब्दुल्ला ने अभी वो 100 किलोमीटर वॉक में मैराथन में पार्टिसिपेट किया, रन अप के अंडर हुई थी और उसने उसमें सेकंड पोजीशन ली है, तो उसकी वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत फख्र का बाइस है कि उसने माशाल्लाह 100 किलोमीटर वॉक कंप्लीट की है। और दिस इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी कि ही कैन डू, देयर इज एंडलेस पॉसिबिलिटीज, कुछ भी ये बच्चे कर सकते हैं अगर इनको मौका फराहम किया जाए तो। Absolutely, absolutely. Thank you so much, Iram. Next, I would. अलीना, आपका माइक म्यूट है। Samia, please open up your mic and say something. Samia is a very talented. हाँ जी, Samia, yes. Yeah. ठीक है। Thank you, अलीना। जी जी, thank you. No problem at all. Please say something. जी, थैंक यू अलीना, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि आज मैं अपने बेटे के बारे में आप सबसे बात कर सकूं। मेरा नाम समिया आफ्ताब है और मेरे बेटे का नाम रेहान आफ्ताब है। रेहान के साथ मेरी जर्नी जो है वो तकरीबन 10 सालों से है। रेहान अब 14 साल के हैं। वही तमाम मदर्स की तरह कि मुझे भी 4 साल की उम्र में पता चला कि रेहान EST के साथ हैं। वक्त बदलता रहा, असेसमेंट्स होती रही, रेहान के बारे में मुझे पता चलता रहा। आज अल्हम्दुलिल्लाह रेहान जो है वो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी नमाज जो है वो बाकायदगी से पढ़ते हैं। आज वो अपना कुरान नाज़ा मुकम्मल कर चुके हैं, हिफ्ज़ शुरू कर दिया है और अपने तमाम काम जो हैं वो इंडिपेंडेंट करते हैं, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती। तो स्कूल में भी माशाल्लाह वो 5 क्लास का जो है वो सिलेबस कर रहे हैं।
स्कूल से मेरा जो एक्सपीरियंस था वो भी अच्छा ही रहा, लेकिन मैं रिहान को होम स्कूलिंग मैंने रिहान को करवाई। रिहान को अब मैंने मेन स्ट्रीम में भेजा है, मेन स्ट्रीम में भी उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, लेकिन आपको पता है इन हालात की वजह से आजकल फिर थोड़ा से वो स्कूल बंद होने की वजह से रिहान फिर घर पे ही है। लेकिन वही अलीना ने एक बात की थी कि आपके लिए कौन सा जो है वो एक प्राइडफुल मोमेंट है जब आपने बहुत ज्यादा समिया, आई थिंक आपकी आवाज नहीं आ रही। शहीरा, आपको आवाज आ रही है समिया की? नहीं अलीना, आई थिंक उनका कनेक्शन डिस्कनेक्ट। चले, वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट। समिया यासिर, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें एंड से समथिंग। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी। टीनाज, अलीना थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। मुझे सुन के सब कुछ बहुत अच्छा लगा। दिस इज माय फर्स्ट टाइम कि मैं कोई इस तरह वेबिनार ज्वाइन कर रही हूँ एंड क्रेडिट गोज टू अलीना। उसने मुझे पुश किया और उन्होंने मुझे पुश किया और मैं यहाँ पर आ सकी हूँ। और अलीना जो है, मैं यहाँ पर जरूर मेंशन करूंगी कि वो मेरी कजन है, तो जितना आप सब उनको जानते हैं वो उससे कहीं ज्यादा है। और बेशक ये चीजें बाद में इंट्रोड्यूस हुई, ये प्लेटफॉर्म बाद में इंट्रोड्यूस हुए, लेकिन अलीना बहुत पहले से बहुत कुछ कर रही है एंड शी इज वेरी ब्रेव एंड वेरी डिटर्मिन्ड माशाल्लाह। और मैंने उनको कभी इस चीज को लेके परेशान या घबराए हुए नहीं देखा। अच्छा, अब मेरा बेटा जुहेर, ही इज माशाल्लाह 9 years old नाउ। तो मैं थोड़ा सा पहले से इसलिए शुरू करना चाहूंगी कि मेरे लिए बहुत कुछ ऐसा था जो इनिशियली जिसने मुझे मैं कहूँगी हिला के रख दिया था। जुहेर, व्हेन आई वाज लाइक मेरी नाइन्थ मंथ होगा, प्रेगनेंसी वाज गोइंग फाइन, तो ऑल ऑफ अ सडन मुझे पता लगा कि एक रूटीन चेकअप पे कि मेरा लाइकर कहीं चला गया, कहीं सारा खत्म हो गया है। तो वो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। उन्होंने फौरन मुझे एडमिट कर लिया, बच्चे की हार्ट बीट को कुछ हो रहा है, मसला हो रहा है। बहुत पैनिक कर गई कि पता नहीं क्या है और इस तरह की सिचुएशन को कैसे किया जाए। फिर पता लगा सी सेक्शन होना है। तो उसके बाद ये हुआ कि मेरी सी सेक्शन हुआ, जुहेर हो गया। तो जाहिर बात है, जब आप होश में आते हैं पूछते हैं किधर आपका बच्चा, तो आई वाज टोल्ड कि नहीं वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन मेंटेन करने के लिए डॉक्टर्स ने डिसाइड किया उसको शेख ज़ैद की नर्सरी में मूव कर देना है जुहेर को। तो जब उसको वहां मूव किया गया ना, मैं तो 2 दिन बाद घर आ गई। तो मेरा ख्याल है कोई ऐसा फॉर 25 days आई वेटेड फॉर हिम के बस आए और मैं अपने बच्चे को, पहला बच्चा एक बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस हर माँ के लिए होता है कि आप उसको पकड़ना चाहते हैं, उसकी स्मेल और उसका सारा कुछ, और आपने उसके लिए बड़ा कुछ पहले से रखा होता है, शॉपिंग की होती है, सारा कुछ। तो मैं उन चीजों को देखती थी, मुझे और परेशानी होती थी कि कब जुहेर मेरी लाइफ में आएगा और मैं जो उसको देख सकूंगी। और मैं इसी तरह व्हील चेयर पे गई, सर्जरी हुई भी थी। तो जब मैं नर्सरी में एंटर हुई तो मैंने कहा कि मुझे हाथ नहीं लगाने दिया गया ना जुहेर को। तो मुझे ये बात बहुत अजीब लगी कि मेरा बच्चा है, आई कैरिड हिम फॉर 9 months एंड नाउ आई कैन नॉट टच हिम, वाई, इस तरह से क्यों है। तो ये कहा गया कि मदर से इन्फेक्शन हुई उसको और सारा कुछ, हालांकि ये सब कुछ था, बाद में डायग्नोसिस से कुछ और पता लगा। एनीवे, जब मेरी, अब मैं बाकी आगे चलती हूँ, तो मुझे उस वक्त डॉक्टर्स ने जब हैंड ओवर किया तो उन्होंने कहा आई एम सॉरी, हम इसके बारे में 25 days के बाद मुझे कहा गया हम कुछ नहीं कर सकते, आप अपने बच्चे को ले जाएं। जैसे हम बोलते होते हैं, एक अल्लाह माफ करे कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। तो उस वक्त ये था कि जब फोन कॉल पे हमने ये बात सुनी तो हम तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। लेकिन जब मेरे हाथ में आया ना, तो ये मैं जरूर बात कहना चाहूंगी कि ऐसे लग रहा था दिल से कि नहीं, देयर इज होप और इंशाल्लाह चीजें बेहतर हो जाएंगी उसको पकड़ने के बाद। शायद पहला बच्चा था। तो मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि मेरे हस्बैंड का बहुत मेजर रोल है इस सारी चीज में, क्योंकि मैं बहुत सेंसिटिव, और मैं एक आर्टिस्ट हूँ बेसिकली बाय प्रोफेशन, विजुअल आर्टिस्ट हूँ। तो आर्टिस्ट शायद सब माएँ सेंसिटिव होती हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती थी। तो मैं एक कटिंग शॉर्ट में एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि डाइट फैक्टर उसका बहुत मेजर रोल रहा है। और माय हस्बैंड इज रियली फॉन्ड ऑफ ईटिंग हेल्दी फूड।
तो उन्होंने किस तरह से मेरे बच्चे को जंक फूड से दूर रखा, और किस तरह से उन्होंने गूगल पे सर्च कर करके भी, और जो उनकी मदर ने उनको सिखाया, वो उससे ज़ुहैर को कैसे रिकवरी हुई, ये सारा कुछ जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। अच्छा, उसका तो डॉक्टर्स ने ये कह के हैंड ओवर कर दीजिए आपके बच्चे को, अल्लाह रहम करे, शायद मायोपैथी है। मायोपैथी के बारे में थोड़ा सा मैंने देखा, तो ये कोई मसल डिजीज होती है, शायद पता हो आपको, कि वो बच्चे ग्रो नहीं कर पाते, अल्लाह माफ करे, थोड़े अरसे बाद, ज्यादा उनका लाइफ स्पैन ज्यादा नहीं होता। तो एक तरह से उन्होंने कह दिया, और फिर एनजी फीड का शायद आपको पता हो, एनजी फीड पे उसको वो करके, और फिर मुझे ट्रेनिंग दी गई कि मैंने सिरिंज से उसको कैसे एनजी पाइप के थ्रू उसको दूध कैसे डालना है अंदर, उसका फार्मूला मिल्क बना के, क्योंकि उसकी पुअर जो सकिंग थी ना वो बहुत पुअर थी, और मूवमेंट बहुत थोड़ी थी उसकी बॉडी की। तो उसके बाद ये हुआ कि मेरे लिए वो बहुत ज्यादा, मैं बहुत डरती थी कि वो बेचारे की नॉस्ट्रिल से स्टमक तक एक पाइप गई हुई है, और उसके अंदर मुझे इंजेक्ट करना होता था दूध हर आधे घंटे बाद, रात भी और दिन में भी इस तरह से होता था। तो उसके बाद ये हुआ कि 3 महीने बाद हमने खुद से डिसीजन, मैंने डॉक्टर से पूछा कि मैं इसको रिमूव करवा सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे यहाँ तक कह दिया कि आपने रिमूव करवा के क्या करना है। मतलब आप समझ रही है कि उनका मकसद ये था कहने का कि देयर इज नो होप, आपने क्यों रिमूव करवाना है, ये बच्चा ऐसे ही रहेगा। तो मैंने और मेरे हस्बैंड के होम्योपैथिक एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर कमर साहब, अब वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं तो वो नहीं कर रहे प्रैक्टिस, उन्होंने बहुत होप दिलाई, और उसकी लिटरली जो उन्होंने कहा कि अगर आप इसकी फीड में नहीं ना ये डाल सकते ड्रॉप्स इसके, तो उसके जो आप उसके पाँव के नीचे एरिया है वहां पे उसको आप दवाई को बस उसके अंदर किसी ना किसी तरह इसकी कुछ ना कुछ क्वांटिटी एब्जॉर्ब हो जाएगी, आप उसके लिए मेडिसिन दे नहीं रही। तो एक बच्चा जिसकी मूवमेंट मतलब एक नॉर्मली होता है ना कि आपकी ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी होती है आर्म की, और वो शुरू में बिल्कुल ऐसे होता था, ऐसे वो ऐसे मूव नहीं कर सकता था अपने आप को, जैसे बच्चा ऐसे करता है हाथों को ऐसे करता है, वो सब कुछ नहीं था, पूरा मसल टोन थी जो भी था, उसके माइलस्टोन्स थे, वो सारा कुछ डिलेड था। और वही ग्रेजुअली उसकी 3 महीने की नेक होल्डिंग 3 मंथ्स की एज में हुई, सिटिंग 1 ईयर की एज में हुई, एंड देन चलना उसका 3 साल की उम्र में हुआ। उसके बाद से जो एक बहुत चलना शुरू हुआ, तो एक जो नेक्स्ट जो था हमारे लिए वो था उसकी एपिलिप्सी एकदम से स्टार्ट हो गई। वो फिर ये हुआ कि जब एपीवॉल स्टार्ट करवाई, वो दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी एज वेल, एपीवॉल से पहला चम्मच जब उसके अंदर गया है उसको फिट्स पड़ने बंद हो गए, लेकिन मेरे लिए वो बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरे सामने वो जब इस तरह उसको फिट पड़ते थे मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेशन होता था, हमें नींद नहीं आती थी कि कब हमारा बच्चा खेलते हुए गिर जाएगा और उसको फिट पड़ जाएंगे। वो उसके बाद से आज तक उसको ये मसला नहीं हुआ। समिया आपका माइक शायद म्यूट हो गया, प्लीज अनम्यूट करें। अब आ रही है आपको मेरी आवाज? तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे उसके बाद उसको कोई फिट नहीं पड़ा। उसके बाद जो एक चैलेंज था वो ये था कि मैं ये जरूर शेयर करना चाहूंगी कि उसके सर्कमसिजन हम लोग करवाते हुए डरते थे कि ये इतना वीक है और उसकी हर चीज इतनी डिले है, बहुत ज्यादा हम परेशान होते थे कि पता नहीं करवानी थी। फिर वहां से थोड़ा सा हमें ये भी पता लगा कि उसके जो इंडिसेंडेंट टेस्टिस जिसको आप बोलते हैं, इंडिसेंडेंट टेस्टिस का था इशू, फिर वो भी ऑपरेट हम लोगों ने करवाया। और लकीली किसी ने वैसे ही पूछ लिया कि आपने अपने बच्चे को, अच्छा यहाँ थोड़ी सी मुझे पीडियाट्रिशियंस वगैरह ने बहुत हमें होप दी और उन्होंने स्ट्रेंथ दी, तो हम बड़ा कुछ के साथ कर पाए। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि उसको डायग्नोज करने के लिए या हमें मतलब हमें सही गाइडेंस नहीं मिल सकती कि जोए को कहाँ ले जाए, एग्जैक्टली कौन है जो उसको डील करेगा। हमें ये कहा गया कि बस हैव पेशेंस, उसको जस्ट वेट एंड वॉच, ठीक हो जाएगा। तो इतना कुछ करवा, इतने टेस्ट के बावजूद कोई हार्मोनल डिसऑर्डर नहीं था, कुछ ऐसा मसला नहीं था। लेकिन उसके बावजूद ये चीज वैसे मेरा हस्बैंड लिटरली कहीं मैकेनिक के पास खड़े हुए थे, अपनी जैसे रैंडमली अपनी कार सर्विस करवा रहे होते, तो किसी ने पूछा कि मेरे बेटे के साथ ये मसला है, और वो बंदा फरिश्ता था हमारे लिए। तो उसने कहा कि आप भी ये करें। तो हम लोगों ने जाके चेकअप उसका करवाया, तो उसकी डिसेंडेंट टेस्टिस को फिर वो डिसेंडेंट कंफ्यूज कर रही हूँ, बाहर उसका वो ऑपरेशन हुआ और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर हो गया। खैर, अब जो उसका चलना फिरना था ना, जो मैं थोड़ा सा एड करना चाहूंगी कि लिटरली ज़ुहैर को चलाने के लिए या उसकी वॉकिंग अब बाकी माशाल्लाह मेरे 3 और बच्चे हैं वो न्यूरोटिपिकल हैं, तो वो उसके सामने उसी तरह खेल रहे होते थे, भाग रहे होते थे। ये इसके साथ मैं खुद लगी होती थी ज़ुहैर के साथ। उसको मैंने अपने रूम में से शुरू करवाया, पिलोज रख के, चीजें रख के, कि ज़ुहैर ने छोटे लेवल से जंप कैसे स्टार्ट करना और बड़े लेवल तक उसने कैसे जाना है। और उसके बाद जो डाइट का रोल आ जाता है वो ये है
कि मुझे ना अलीना तो जानती है, मुझे कुकिंग खाना बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं आर्टिस्ट हूँ और बस अपनी जरा शाय सी और इस तरह से होती थी मैं। तो यहाँ पे आके ये चीज़ बहुत आपके जो अपने आपकी जो अपनी सराउंडिंग्स में हो रहा होता है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है बच्चों को, आप उनको उनमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए और सब कुछ। तो मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है, वो फिश हेड करी आपने सुना होगा, उसको सिरे बोलते हैं। तो उन्होंने क्या करना है कि वही चीजें बनवानी, उन्होंने मुझसे सिरे तक बनवाई कि इसको ऐसे खोलते हैं, इसके अंदर एक इसका जो ब्रेन होता है फिश का, ये जेली लाइक होता है। तो फिर उन्होंने मुझे गूगल करके दिखाया कि कितना इससे बेनिफिट हो सकते हैं ज़ुहैर को। फिर मोरिंगा प्लांट के बारे में आपने सुना होगा, उसको सुहांजना बोलते हैं। सुहांजना जो था वो उसके जो बेनिफिट्स मैंने देखे कि विटामिन, और वो एक ये बात भी है कि एक किसी भी मेल की सेक्सुअल हेल्थ के लिए वो कितना ज्यादा उसके बेनिफिट्स हैं, वो मैंने पका के और इस तरह से, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये हमारे बच्चों के साथ थोड़े बहुत रहते हैं और हमने हर तरह से, जाहिर है बीइंग मदर, उनका वो हमने देखना होता है कि इसकी ये चीज़ भी ठीक रहे, ये भी। तो मैंने वो भी बनाया। और इसके अलावा और भी एक चीज़ ये है कि मैंने कभी उसको कोई जंक फूड नहीं, कोई इस तरह जूस, घर में जूस निकाल कर देना है, और इसी तरह ही घर में जो चीज़ें हैं वो और उसको जो रिवॉर्ड हम करते थे वो भी हम, ही इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग फ्रूट्स। मतलब अगर आप कैंडी से ज्यादा उसको ये होता है कि मैंने फ्रूट लेना है, ये चीज लेनी, इन चीजों से हमने बहुत दूर रखा। अब जो उसकी अब जो फर्दर आगे मेरा प्रोफेशनली जो मैं इन चीजों को लेके चल रही हूँ, लाहौर स्कूल ऑफ लर्निंग में एज ए टीचर जॉब करती होती थी। तो पे तकरीबन जैसे 18 बच्चों की स्ट्रेंथ है, 2-3 बच्चे ऐसे जो कि आप ये समझ, वो स्पेशल जो चैलेंजिंग बच्चे होते हैं उनको इसलिए नॉर्मल मेन स्ट्रीम उनके साथ बिठाते होते थे कि ये उनसे लर्न कर सकें या फिर एक नॉर्मल पेस पे आ सकें। तो वहाँ मैंने फील किया कि हाँ ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन वही जो अभी इस बारे में बहुत बात हो चुकी है कि अवेयरनेस नहीं है। और ये अवेयरनेस दिलानी किसने, अवेयरनेस शायद हम माओ की जिम्मेदारी है। और मेरे ख्याल है माँ से ज्यादा कोई भी नहीं किसी दूसरे इंसान को रियलाइज करा सकता कि आपका बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इसी चीज को लिया फिर, और मेरे बेटे के भी फायदे में जाए और सबके फायदे में जाए। फिर मैंने 10 साल बाद डिसाइड किया शादी के कि मुझे एमफिल करना चाहिए, मुझे इस चीज पे काम करना चाहिए, मुझे इस चीज पे थीसिस लिखना चाहिए और मुझे इस चीज को डिस्प्ले करना चाहिए, मुझे इन बच्चों के साथ भी काम करना चाहिए। तो उसके लिए फिर जो मैं काम करी, थोड़ा सा मैं जरूर यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। ये मैंने एक बुक आपको नजर आ रही है, ये एक बुक हैंडमेड बुक है मेरी, और इस पे भी मैं अभी काम कर रही हूँ। और ये इसमें एक जैसे एक इलस्ट्रेशन टाइप होती है, एक स्टोरी होती है पूरी कि किस तरह से पेरेंट्स के लिए वो ब्लेसिंग होते हैं वो बच्चे। और उसके बाद शुरू में आपको समझ नहीं आ रही थी चीज़ों की, तो आप बहुत खुश होते हैं कि जो आपका इस तरह बच्चा है और सारा कुछ, और अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी है। एंड लेटर किस तरह से प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। और फिर अब आगे ये जो पेपर है, ये ब्लैंक है, इसमें मैंने सोल्यूशन देने हैं इंशाल्लाह, जो कि मैं काम करने की कोशिश करूँ। यहाँ तक तो प्रॉब्लम्स चलिए, बाकी सोल्यूशन से आऊंगी। अच्छा, उसके बाद जो मैंने ज़ुहैर के साथ एक चीज की वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये एक स्कल्पचर है, लीना आप देख सकती हैं? जी बिल्कुल नजर आ रहा है। अच्छा, अब अपेरेंटली एक शायद डरावना सा स्कल्पचर लगे आपको लेकिन इसकी स्टोरी है कि इसमें जो कलर्स है ना, एक्रेलिक पेंट में यूज करती है। एक्रेलिक पेंट जो होता है ना, वो ड्राई हो जाता है, और ड्राई होकर ऐसे हो जाता है जैसे रबर है, तो उसको हम वेस्ट कर देते हैं। तो मैंने ये सोचा इसको वेस्ट क्यों करें, इसको हम रिसाइकल करें। तो ज़ुहैर के साथ मिलके ये एक सिंबॉलिक चीज है कि आप ये देखें कितने रंग है इसके अंदर, कितने ज्यादा कलर्स है, सारे ऑलमोस्ट कलर्स है इसके अंदर, लेकिन उसको मैंने वायर के साथ बाउंड किया हुआ है। तो अगली मेरी स्टेज है कि इन रंगों को बाहर आने देना है। बेसिकली मसला ये है कि हमें ये रियलाइज करवाने की जरूरत है कि बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और उनकी स्किल को पॉलिश करने की जरूरत है बहुत ज्यादा। तो इसको बाहर कैसे लेके आना, इसको ऐसे बाउंड नहीं करना, इसको कैसे निकालना इस चीज से। और दूसरी चीज ये है कि ये एक थंब प्रिंट्स पे मैंने काम शुरू किया था। तो थंब प्रिंट्स क्या है, तो यहाँ पे ये काफी बड़ा मेरा कैनवस है जो कि मैंने और ज़ुहैर ने मिलकर किया था। ये थंब प्रिंट्स आप देख रहे हैं मेरे और ज़ुहैर के। तो बेसिकली थंब प्रिंट्स का मकसद ये है कि हमारा आइडेंटिटी कार्ड है या हर चीज पे आपकी आइडेंटिटी है ही थंब प्रिंट, ठीक है। आप बैंक में भी जाते हैं तो वो कहते हैं थंब प्रिंट से अपने आपको आइडेंटिफाई करें। तो उस पर फिर मैंने ये किया कि इस थंब प्रिंट को मैंने बेसिकली लिया है कि आप बहुत सारे लोगों के थंब प्रिंट्स लगा रहे हैं, और क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसको ऑटिज्म है, ये अल्लाह माफ करे, ये इसको हार्ट डिजीज है, या इसको कैंसर है, या इसको डिप्रेशन है, या एंजाइटी है। आप नहीं कर सकते थंब प्रिंट से आइडेंटिफाई, जब अल्लाह ताला ने सब कुछ
एक सा रखा है, तो क्यों हम लोग इस तरह से करते हैं कि हम लोग कैटेगराइज कर देते हैं इंसान को कि ये इस कैटेगरी में फॉल करता है, इस कैटेगरी में फॉल करता है। तो ये बात है। अच्छा, एक और चीज मैं शेयर करने की कोशिश करूंगी। ये आप पीछे देखें मेरी पेंटिंग, ये एक ड्राउट लैंड आपको नजर आ रही होगी, इसके ऊपर फ्लावर्स आए। ये मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, तो मैंने उसको फिर रिलेट किया कि मुझे ऐसा लगता था कि ये बहुत हमें कहा गया कि आप कौन सा एलिमेंट पिक करेंगे इस डॉक्यूमेंट्री से और उससे क्या विजुअल क्रिएट करेंगे। सो आई डिसाइडेड टू डू दैट कि मैं पॉजिटिव कुछ लेके चलूंगी, और ड्राउट लैंड से किसी चीज का, किसी फ्लावर का, किसी लाइफ का निकलना एक बहुत इम्पॉसिबल सी बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक स्ट्रगल है जो कि ये बच्चे भी कर रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा बहादुर होते हैं, बहुत बहादुर होते हैं। और ये जो प्रोसेस है, ये जिस तरह बहुत ज्यादा नामुमकिन है, इस तरह ये बहुत ज्यादा नामुमकिन चीजें ये बच्चे कर जाते हैं। तो मेरी शायद बातें सारों से बहुत ज्यादा डिफरेंट हो, क्योंकि शायद पहली दफा बोलने का मौका मिल रहा है। आप लोगों को सुन के मैं बहुत इम्प्रेस हुई थी। थोड़ी देर के लिए मुझे लग रहा था कि मैं कह दूं कि एक्सक्यूज कर दूं कि शायद मेरे से बात ना हो, लेकिन मैंने कहा नहीं, आई थिंक मुझे बोलना चाहिए, मुझे कम्युनिकेट Thank करना you. चाहिए। Thank you जी। so much, Samia. I really don't believe that you are my cousin because मैं तो एक हाथी बनाऊंगी तो वो चूहा बन जाए। I don't know किस तरीके से हम related है somehow. But thank you so much for sharing your journey with us. We have 2 more moms. I want कि वो भी अपनी थोड़ी बहुत struggle, और in fact I would say कि अपनी अगर वो बच्चों की strengths के ऊपर हमसे बात करे तो बहुत अच्छा होगा, because this is something we have to look up to. Acha, next is Misbah. Please unmute your mic and say something. Kahan hai Misbah? Chali gayi. Sorry, Mesby, open up your mouth, mic, please. I think she is away. Fawzia, can you please do the honors? Take up the stage, please. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी सुन के इतनी पॉजिटिव एनर्जी मैं इस टाइम फील कर रही हूँ, और सारी बातें मीन्स मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे पास शायद कुछ भी नहीं है शेयर करने को। एट दिस टाइम आई एम फीलिंग सो मच इमोशनल, स्पेशली ये जो था डिप्रेशन वाली एक्टिविटी इन्होंने शेयर की, मतलब आई एम फीलिंग सो इमोशनल। बहुत ही जबरदस्त बातें, और हर मदर की स्टोरी अपनी जगह इतनी ज्यादा अमेजिंग है कि हम कहते हैं, बिकॉज आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जो कि बहुत ज्यादा हर चीज, मतलब कोई नेगेटिव सिचुएशन भी होगी तो मैं उसमें पॉजिटिव चीज को देखने की कोशिश करूंगी। लाइक मतलब इस हद तक कि अगर कोई मुझे धक्का भी दे रहा है ना, तो मैं बोलूंगी चल यार उसने आराम से ही धक्का दिया, खैर है कोई बात नहीं है। तो इस तरह से है। बाकी जहां तक मेरी बेटी की स्टोरी की बात है, मरियम की, आप लोगों में से कुछ जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। मरियम का केस क्योंकि ये ऑटिज्म का प्लेटफॉर्म है तो मोस्टली या तो डिलेड माइलस्टोन्स के हैं या ऑटिज्म के साथ है, लेकिन मरियम की जो डायग्नोसिस है वो डाउन सिंड्रोम की है। और वो हमें, आपको पता है, बिल्कुल वेरी फर्स्ट डे हमें पता होता है, बास को बर्थ से पहले भी पता होता है, लेकिन हमें बर्थ के टाइम पर उसकी स्टोरी पता, उसकी सिचुएशन पता चली दैट शी इज विद एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। और जहां तक इसकी स्टोरी की बात है, एक तरह से जैसे बात दफा कहते हैं ना कि लाइल्मी भी एक नेमत है, तो मैं शायद उसमें रही, उसमें कुछ चीजें नेगेटिव भी रही, अगर मुझे बहुत सी चीजें नहीं पता चली, लेकिन ना पता चलने में एक चीज ये रही कि कोई नेगेटिव चीज मेरी तरफ नहीं आई। मैंने कभी मरियम को अपने बाकी बच्चों से डिफरेंट, मरियम अपने बहन भाइयों में सबसे छोटी है, तो मैंने कभी उसको ये नहीं सोचा कि भाई ये कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल वैसे ही जैसे इसके बाकी भाइयों के साथ मेरा ट्रीटमेंट था, यानी अगर मैं किसी को डांट रही हूँ किसी बात पे, भाइयों के साथ मिलके, ठीक है इसके डिलेड माइलस्टोन्स थे, लेकिन ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा कि जी ये डिफरेंट है और बाकी लोग इससे कुछ एक्स्ट्रा किस्म का कोई इसको फेवर मिले या कुछ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ये चीज नेचुरल होती है, इसमें मैं नहीं कहूंगी कि मेरी कोई पर्सनल एफर्ट थी या मैं कुछ सोच कर ऐसा करती थी, नहीं, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक कह लें कि जी हमारे लिए फेवर रही। अभी आज एक छोटी सी मैंने एक वो वीडियो भी बनाई है
मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब वो जो चीज शुरू से एक हमारी कंटिन्यू हुई कि जी उसके भाई उसके साथ नॉर्मल बिहेवियर रखते रहे हैं। आज मैं देख रही थी मगरिब के टाइम जो है वो इसका भाई इससे साल बड़ा है, समर उसका नाम है, वो उसको ऐसे मजे से स्कार्फ दे रहा है, मतलब उसका बकायदा वो स्कार्फ सेट कर रहा है उसको नमाज पढ़ाने के लिए कि चलो मैं आपका स्कार्फ सेट करता हूँ। और वो चीज मुझे इतनी अच्छी लगी कि मुझे लगा कि मैंने पता नहीं मेहनत की है या नहीं की है, या ये जो चीजें चलती रही हैं। तो ये एक पॉजिटिव रिजल्ट, इस तरह के पॉजिटिव रिजल्ट देखकर बहुत खुशी होती है कि हमारे बच्चे और हमारे और उनके बहन भाई उनके लिए, क्योंकि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक आपके फैमिली मेंबर्स, आपके सराउंडिंग, बच्चे के सिबलिंग और जो भी इर्द गिर्द फैमिली मेंबर्स हैं वो आपके लिए हेल्पफुल ना हो तो आप पॉजिटिव तरीके से ज्यादा देर आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह लकी रही कि मेरे बच्चों ने कभी ये चीज नहीं कही कि आप इसको क्यों ज्यादा टाइम दे रही हैं, या हालांकि शुरू में तो मैं स्टे एट होम मॉम थी, तो सब बच्चों के साथ एक जैसा ही टाइम गुजरता, मतलब अगर घर पे हूँ तो किसी को पढ़ा रही हूँ, बारी बारी मैंने सबका टाइम डिवाइड किया हुआ था। इसी तरह मरियम को भी लेकर बैठती थी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं था। लेकिन जब मैंने थोड़ा बाहर निकलना शुरू किया और मुझे दूसरी फैमिली से मिलना हुआ और पता चलता गया कि हाँ भाई और रास्ते हैं जिन पर काम किया जा सकता है, तो तब फिर मैं इसको लेकर निकलना शुरू हुई। और वो टाइम था कि हम लोगों ने दूसरों की स्टोरी से इंस्पिरेशंस ली कि भाई अगर दूसरे जैसे भी आप लोग माशाल्लाह इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज शेयर कर रहे हैं तो और रास्ते मिल रहे हैं कि क्या पॉजिटिव चीजें मिल सकती हैं। तो मैंने हमेशा मरियम की पॉजिटिव चीजों पे ध्यान दिया, ये कभी नहीं सोचा कि जी ये क्या नहीं कर सकती। और उससे इसका एक तरीकाकार मेरा ये था कि मैंने उसको हर चीज ट्राई कराई, कभी ये नहीं सोचा। मेरी एक जनरल सोच भी यही है कि अगर आप किसी चीज की नियत कर लेते हैं ना तो डू इट, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो काम नहीं होगा ना, आपको कम से कम ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि आपने ट्राई नहीं किया। वो किसी भी, वो चाहे एक छोटा सा एप्पल बनाने के ड्रॉ करने की बात है, चाहे वो कोई बहुत बड़ा स्टेप लेने की बात है, लेकिन ये आपकी सोच होनी चाहिए कि आपने कोशिश जरूर करनी है। अगर आप कोशिश करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि आप नाकाम होंगे, यू कैन ट्राई अगेन, लेकिन इसमें ये होगा कि आपको कम से कम रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने कोशिश नहीं की। तो मेरा ये तरीकाकार, ये कह लें कि जी मेरी ये नेचर ही थी कि मैं हर चीज को जो है वो ट्राई जरूर करती हूँ। और मरियम के मामले में भी मैंने ये कहा, यही चीज फॉलो की और बहुत सारी चीजें हमने पॉजिटिव उसमें से एक्सप्लोर की। ये भी कुछ अरसे से हमें अंदाजा हुआ कि भाई वो आर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड है, कलर्स में हम लोगों ने उसको कलर्स वगैरह ट्राई करवाए, और इस तरह से तो हमने एक्सप्लोर किया कि जी शी कैन डू टाई डाई। और जो जानते हैं वो जानते हैं कि जी मरियम बहुत अच्छी टाई डाई प्रोडक्ट्स बनाती हैं। और इसी तरह मेरा आगे भी यही प्लान है कि उसको सारी चीजें ट्राई कराऊं। अभी कंप्यूटर के मरियम अपनी तारीफें सुन के बहुत खुश हो रही हैं। वो बस यही है कि मेरा इस मामले में यही है कि जी आप सबसे पहले कि एक्सेप्ट करें कि ये आपके साथ एक जो भी अल्लाह ताला की तरफ से आया है, हम उस चीज को चेंज नहीं कर सकते। आप अपने से नीचे की तरफ देखें कि अगर इससे भी ज्यादा हो जाता तो हम कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो बहुत कुछ नजर आता है और अल्लाह ताला के सामने इंसान बेबस है। तो आप जिस भी सिचुएशन में है, चाहे आपका बच्चा ASD के साथ है, चाहे डाउन सिंड्रोम के साथ है, चाहे कोई भी आपका इशू है, आप सबसे पहला स्टेप यही है कि आप उसको एक्सेप्ट करें। और एक्सेप्ट करने के बाद ये आपने डिसीजन लेना है कि मैंने इस सिचुएशन से अपने बच्चे को बेहतरीन की तरफ लेकर जाना है, जो उसकी एबिलिटीज है उसको एक्सप्लोर करना है, उन पे कोशिश करनी है और उनको आगे की तरफ। जब एक्सेप्टेंस आ जाती है, आप कोशिश शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद फिर कुछ मुश्किल नहीं है। Everything is possible. Absolutely. Thank you so much, Fauziya. आपने इतने अच्छे words use किए हैं to end this thing. और last में I want to again call upon Ramadnan. I still remember we were doing a course in UMT and there she narrated a poem. उन्होंने बहुत अच्छी एक poem पढ़ी थी. That stayed with me somehow. So I wanted her to लाइक यहाँ पे भी आके इस प्लेटफॉर्म पे वो जरूर आपसे शेयर करें, बिकॉज हम जो पेरेंट्स की जर्नी है ना वो उस एक पोएम के अंदर है।
So Aram, please unmute yourself once again. ओके ये खावर सुल्ताना ने पोएम लिखी है, मैं उनकी पोएम पढ़ूंगी, दिल से पढ़ूंगी, दिल से ही सुनिएगा ये। कहकशाओं की स्टेज सजाई, सितारों से फिर महफिल सजाई, बुलाई अपनी मखलूक सारी, थे इंसान हैवां खुदा की खुदाई, दिया उसने हुक्म फरिश्तों को आओ, मेरा पैगाम सबको पढ़कर सुनाओ, मैं दुनिया में भेजूंगा बच्चे कुछ ऐसे, बज़ाहिर तो होंगे वो भी सभी जैसे, यूं तो वो भी दिलों की आस होंगे, मगर वो बच्चे बहुत खास होंगे, सिखाना पड़ेगा हर आन उनको, बताना पड़ेगा हर एक काम उनको, शायद चल ना पाए कभी भी, जो चलना भी पाए चाहे तो वो लड़खड़ाएं, ये मुमकिन है ना बात कह पाए कभी भी, जो कह भी सके तो समझा ना पाए, बहुत ठोकरें खाएं जीवन में वो संभल ना पाए, है कौन तुम में ऐसा जो ये बोझ उठाए और एहसन तरीके से इसको निभाए, थे चुप करे चांद सूरज चरिंद पहाड़ दरिया आसमान और परिंदे, न था कोई राजी जो ये बोझ उठाए, बहुत था ये मुश्किल कोई आगे आए, कहा मेरे आका ने बुलाओ प्यारी, मखलूक मेरी प्यारी, है नाम उसका इंसान मेरी है दुलारी, मगर चुप था इंसान कुछ कह ना पाया, बहुत है ये मुश्किल रहम ए खुदाया, कहा फरिश्तों से फहरिस्त लाओ, जो है मेरे प्यारे उन्हीं को बुलाओ, ये लोग मेरे प्यारे बहुत खास होंगे, ये उन खास बच्चों के माँ बाप होंगे, बहुत दुख उठाएंगे मैं जानता हूँ, टूटेंगे बिखरेंगे सब मानता हूँ, करेंगे लोग राह कठिन होगी, आजमाइश है मकसूद उनसे मुझे, पूरा करेंगे ये सब काम मेरा, पाएंगे बदले में इनामात ऐसे, ना सोचा भी होगा कैसे कैसे, हमेशा से थे ये बहुत पास मेरे, हमेशा रहेंगे बहुत पास मेरे, मेरी रहमत का साया हमेशा रहेगा, ये बच्चा खुशी का वसीला बनेगा, ये बच्चा खुशी का वसीला बनेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। आई होप कि आज के सेशन से देयर इज समथिंग टू टेक होम, और हमारे बच्चे वाकई हम सब के लिए बहुत खास है। इट्स नॉट ओनली अबाउट वन चाइल्ड, इट इज अबाउट एवरी चाइल्ड। थैंक यू सो मच once again. Thank you. Thank you so much, everybody. Thank you, Alina.